अध्याय 51 अभी भी जीवित। खिड़की खुल गई और एथन शान से कमरे में चढ़ गया और उसने जो अराजकता फैलाई थी उसे देख रहा था। इसके लिए माफ करना, उसने तबाही का जायजा लेते हुए कहा। मुझे नहीं लगा था कि तुम वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि टियाना ने उसे जोर से गले लगा लिया और लगभग खिड़की से बाहर गिर गया। अरे बेवकूफ, वह उसकी छाती पर मुक्का मारते हुए चिल्लाई। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। एथन जड़वत खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भावनात्मक विस्फोट का क्या जवाब दे। मुझे माफ करना, उसने कोशिश की। टियाना अचानक अपने रूप और अपार्टमेंट की हालत का एहसास करते हुए पीछे हट गई। उसने अपने उलझे बालों में हाथ फेरा। माफी मत मांगो। अनाथालय जल गया। 26 लोग मर गए। मुझे लगा तुम वहां छुपे हो। मैंने सोचा। उसकी आवाज रुक गई जब उसने आखिरकार देखा कि उसके कपड़ों पर थोड़ा खून लगा था। क्या ये खून है? एथन ने खुद पर नजर डाली जैसे उसे कई हत्याओं के सबूत दिख रहे हों। आह! हाँ, आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। टियाना की आंखें चौड़ी हो गईं। व्यस्त? व्यस्त? तुम कई दिनों तक गायब रहते हो। अनाथालय जल जाता है, राक्षस शहर पर हमला कर देते हैं और तुम खून से लथपथ मेरी खिड़की पर आकर कहते हो कि तुम्हारा दिन बहुत व्यस्त रहा। एथन ने पलकें झपकाईं। जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो यह अपर्याप्त लगता है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मैंने तो बस अनाथालय का बदला ले लिया। टियाना की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसके होंठ कांपने लगे। मैं वह पूरी बात नहीं कह सकी। शब्द उसके गले में अटक गया। कोई बात नहीं, एथन ने कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा धीमी थी। लेकिन पहले हमें यह जगह छोड़नी होगी। मुझे नहीं पता कि जनरल हान क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी हवेली में क्या किया है। वह जांच करेंगे और मेरे और तुम्हारे बारे में पता लगाएंगे। टियाना एक क्षण के लिए ठिठक गई और उसके शब्दों पर विचार करने लगी। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उसने जवाब दे दिया। मैंने हान वेई को मार डाला, उसने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। और उसके रक्षकों को भी। और उसके ग्रीष्मकालीन मंडप को जला दिया। टियाना का हाथ उसके मुंह पर चला गया। तुमने क्या किया? उसने अनाथालय में आग लगाने का आदेश दिया था। मुझे सबूत मिल गया। मेरे उसे मारने से पहले उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसकी आवाज में एक अलगपन था जिसे सुनकर टियाना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह वो एथन नहीं था जिसे वह जानती थी। तुमने ऐसा कैसे किया? उसने बेपसी से उसकी ओर इशारा किया। हान वेई के पास पहरेदार थे, सुरक्षा। एथन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टियाना को हैरानी हुई जब उसकी हथेली पर एक छोटी सी लौ नाचने लगी। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अभी हमें चलना होगा। जो भी जरूरी हो पैक कर लो। टियाना थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर सिर हिला दिया। यह एथन था हाँ, लेकिन फिर भी वही लड़का जिसे उसने अनाथालय में बड़ा होते देखा था। अगर वह कहता कि वे खतरे में हैं, तो वे खतरे में ही थे। मुझे 5 मिनट दीजिए, वह पहले से ही आगे बढ़ते हुए बोली। एथन ने सिर हिलाया और नजर रखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। आज हमला करने वाले राक्षस तो बस पहली लहर थे, उसने नीचे की सड़कों पर नजरें गड़ाते हुए कहा। मुख्य भीड़ इकट्ठा हो रही है। 3 सिल्वर रैंक उनका नेतृत्व कर रहे हैं। टियाना ने जो शोध कार्य इकट्ठा कर रखा था वह लगभग गिर ही गया। 3 सिल्वर? यह नामुमकिन है। शहर गिर जाएगा यदि हम पहले उन्हें रोक लें तो नहीं। उसने उसकी पीठ और उसके आत्मविश्वास से भरे कंधों को घूरा। हम? एथन, अगर तुम किसी तरह मजबूत भी हो गए हो तो भी शहर सिल्वर रैंक्स से नहीं लड़ सकता। वह मुड़ा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे उसकी सांसें क्षण भर के लिए रुक गईं। अभी नहीं, उसने सहमति जताई। लेकिन मैं हर घंटे मजबूत होता जा रहा हूं। और तुम इन जीवों को किसी से भी बेहतर समझते हो। साथ मिलकर हम शहर के लिए शायद एकमात्र उम्मीद बन सकते हैं। टियाना ने बड़ी मुश्किल से निगला, फिर जल्दी से सामान पैक करना शुरू कर दिया। कहाँ जाएंगे? पहले डिस्ट्रिक्ट 3 में लिन के रेस्टोरेंट में। मुझे हान वेई का हालचाल पूछना है। फिर कहीं और हम बिना किसी रुकावट के तैयारी कर सकें। उसने सिर हिलाया और अपने आखिरी नोट्स को ट्रैवल बैग में ठूंस दिया। तैयार। एथन ने खिड़की और चौड़ी खोली। क्या तुम मेरी पीठ पर चढ़ सकते हो? टियाना ने पलकें झपकाईं। तुम खिड़की से बाहर जाना चाहते हो? इतनी ऊंचाई पर? मुझ पर भरोसा करो, उसने सरलता से कहा। टियाना ने अपना बैग सुरक्षित कर लिया। क्या आपने सामान पैक कर लिया है? आप और सामान ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। मैंने अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा बचा लिया है। उसने क्रिस्टल से भरा एक बड़ा बैग निकालते हुए कहा।
ठीक है, उसने कहा। इससे पहले कि वह हवा में गायब हो जाए, उसने बैग ले लिया। आपके पास स्टोरेज रिंग है? एथन ने सिर हिलाया। एक नहीं, मेरे पास दो हैं, वह मुस्कुराया और दोनों अंगूठियां दिखाईं। चलो ठीक है, जाओ, टियाना ने सिर हिलाया। वह हिचकिचाते हुए एथन के पास पहुंची। अचानक उसे अपनी निकटता का एहसास हुआ, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं बस, उसने अस्पष्ट इशारा किया। चढ़ जाओ, उसने पुष्टि की और थोड़ा झुककर काम आसान कर दिया। टियाना आगे बढ़ी और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। उसकी उंगलियों के नीचे की मांसपेशियां उभरी हुई महसूस हुईं। जैसे ही वह उसकी पीठ से टिकी, उसके कपड़ों में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। ऐसे, उसने पूछा, उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से नरम थी। मेरी गर्दन के चारों ओर हाथ रखो, उसने निर्देश दिया। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। उसने उसकी बात मान ली और जैसे ही वह सीधा हुआ, उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी, उसे सहजता से उठा लिया। उसकी छाती उसकी पीठ से सट गई और वह उसकी धड़कन की स्थिर लय महसूस कर सकती थी। जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद वह बेचैनी से शांत था। कसकर पकड़ो, वह बुदबुदाया। इस साधारण से आदेश ने उसके अंदर एक अनैच्छिक सिहरन पैदा कर दी, जिसका डर से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा उसकी गर्दन के इतने पास था कि वह उसकी अनोखी खुशबू सूंघ सकती थी, जिससे उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा, उसने उसकी मजबूत होती पकड़ को गलत समझते हुए वादा किया। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शब्द उसके कान से टकराए। कुछ क्षण तक तो दोनों में से कोई भी नहीं हिला। तभी एथन खिड़की की चौखट पर आया और जादू तोड़ते हुए बोला, तैयार हो? टियाना ने अपना चेहरा उसके कंधे से सटा दिया और उसकी कमीज के कपड़े पर सिर हिलाया। तैयार? एथन संकरी खिड़की पर चढ़ गया। नीचे सिर्फ खाली हवा थी। एक आम इंसान के लिए यह आत्महत्या जैसा होता। उसके लिए यह कोई मामूली असुविधा नहीं थी। उसकी उन्नत गति प्रतिभा सक्रिय हो गई, जिससे उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई। लौह संवर्धन ने उसकी उंगलियों को बेहतर पकड़ के लिए कठोर बना दिया। सटीक और सहज गति के साथ वह इमारत के बाहरी हिस्से से नीचे उतरने लगा। अध्याय 52 पुनर्मिलन। उसकी उंगलियों ने पत्थरों में असंभव रूप से छोटे छोटे छेद ढूंढ निकाले। उसके पैरों की उंगलियां पहाड़ी छिपकली की तरह बारीक चट्टानों को पकड़ रही थीं। जो चढ़ाई खतरनाक होनी चाहिए थी, वह खड़ी सतह पर एक सुंदर नृत्य में बदल गई। टियाना उसकी गर्दन से लिपटकर हाँफ रही थी, जब वे इतनी तेजी से नीचे उतर रहे थे कि इंसानी क्षमता भी नहीं थी। 3 मंजिलें, 2 एकड़ जमीन उनका सामना करने के लिए ऊपर उठ रही थी। एथन ने घुटने मोड़कर अंतिम आघात को सहन किया, तथा वह इतने हल्के से नीचे उतरा मानो वह किसी 4 मंजिला इमारत से नहीं बल्कि किसी फुटपाथ से नीचे उतरा हो। वो तो एथन के जमीन पर उतरते ही टियाना की आवाज धीमी पड़ गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह उसे नीचे रखने के बजाय एथन ने अपनी पकड़ ठीक की और उसे अपनी पीठ पर मजबूती से टिकाए रखा। कसकर पकड़ो, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। वह सड़क पर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे उसके पैर दूरी को भेदते गए, उनके आसपास की दुनिया धुंधली होती गई। इमारतें और लोग रंगों की धारियों में बदलते गए। टियाना का शुरुआती आश्चर्य जल्द ही मतली में बदल गया, क्योंकि उसका शरीर उस असंभव वेग को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका पेट जोर से लड़खड़ाने लगा। उसके गले में पित्त चढ़ने लगा। एथन, धीरे करो, मुझे उल्टी होने वाली है, वह कराहते हुए बोली। उसकी उंगलियां उसके कंधों में गड़ रही थीं। एथन ने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी और जिले की सीमा के पास एक खाली गली में पूरी तरह रुक गया। वह झुक गया, जिससे टियाना उसकी पीठ से उतर गई और एक दीवार के सहारे टिक गई। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी आवाज में हमेशा की तरह उदासीनता की जगह चिंता ने ले ली। टियाना ने कमजोर स्वर में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बस 1 मिनट दो। अपना समय लो। उन्होंने अपने आसपास का नजारा देखते हुए सिर हिलाया। जिले की सीमा सामने ही थी। माफ करना, टियाना बुदबुदाई और आखिरकार सीधी हो गई। आदत नहीं थी, जो भी था। नहीं, यह मेरी गलती है। एथन ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर वास्तविक पश्चाताप झलक रहा था। टियाना दीवार के सहारे झुक गई और अपने पेट के ठीक होने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट तक नियंत्रित सांस लेने के बाद टियाना सीधी हुई। मैं तैयार हूं। क्या तुम्हें यकीन है? एथन ने उसके चेहरे का अध्ययन किया। हाँ, उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। चलो, अब और समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे भी हम लगभग पहुंच ही गए हैं। मुख्य चेक पॉइंट की ओर जाने के बजाय, जहां शरणार्थी जमा थे, एथन टियाना को एक कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर ले गया।
वे एक छोटे से साइड गेट के पास पहुंचे, भी गेट जो स्टीवन ने उसे उस दिन पहले दिखाया था। जैसे ही वे निकट आए, एक रक्षक आगे आया, भाला आराम से लेकिन तैयार मुद्रा में थामे हुए। बैज, उसने हेलमेट के नीचे उभरी हुई अभिव्यक्ति के साथ पूछा। एथन ने शांति से सिर हिलाया और अपनी जेब में हाथ डाला। उसने स्टीवन की लाश से लिया हुआ हान परिवार का बैज निकाला और गार्ड को दे दिया। गार्ड ने उसे संक्षेप में देखा और जब उसने प्रतीक चिन्ह पहचान लिया तो सीधा खड़ा हो गया। हान परिवार का व्यवसाय कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर सिर्फ गेट गार्ड सवाल उठाते, खासकर जब राक्षस हमला कर रहे हों। आगे बढ़ो, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा और एक तरफ हट गए। एथन और टियाना बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ गए और डिस्ट्रिक्ट 3 की भीड़ भरी सड़कों पर निकल गए। चेक पॉइंट से सुरक्षित बाहर निकलते ही टियाना ने एक सांस छोड़ी, जिसका उसे एहसास ही नहीं था कि वह उसे रोके हुए थी। उसके मन में अनगिनत विपत्तिपूर्ण परिदृश्य घूम रहे थे। पहचाने जाने एथन के कपड़ों पर लगे खून के बारे में पूछताछ, हान परिवार के परिसर में हो रही अराजकता से जुड़ा। वह तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, संदिग्ध रूप से आसान था। लोग वही देखते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद होती है, एथन ने कहा। हान परिवार के बैच पर लिखा होता है कि हान का काम है, कोई सवाल नहीं। और सच, अब ज्यादा गार्ड नहीं बचे हैं। और जो अभी भी आसपास हैं, उसने पीछे मुड़कर देखा। एथन ने जवाब दिया, वे जनरल हान के क्रोध का सामना करने के बजाय भाग जाना पसंद करेंगे। अगर उन्होंने कुछ कोशिश भी की होती तो मैं उन्हें कुचल कर अंदर चला जाता। यहाँ हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वे तीसरे जिले में आगे बढ़े, एथन की चाल लड़खड़ा गई। जब वह दूसरे जिले के मुख्य प्रवेश बिंदु से आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर आगे की चौकी पर टिकी थी। मानवता का एक अराजक समूह बाधाओं के विरुद्ध दबाव डाल रहा था। बाहरी जिलों से आए हताश शरणार्थी पत्थर के चेहरे वाले गार्डों से विनती कर रहे थे। परिवार अपने सीमित सामान को पकड़े हुए थे। बच्चे थकान से रो रहे थे। फिर भी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एथन की भौहें तन गईं। 1 मिनट यहीं रुको, उसने भीड़ पर नजर डालते हुए टियाना से कहा। क्या बात है? उसने उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए पूछा। लिन और उसके पिता, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। मुझे लगा था कि उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि गार्डों को कुछ सख्त चेतावनियां दी गई थीं। अस्वीकृत शरणार्थियों की भीड़ ने कहानी को पूरी तरह से बयां कर दिया। इस भयानक हमले के बाद दूसरे जिले ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी थीं, जिससे तीसरे जिले के निवासियों को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ी। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, एथन ने सोचा। टियाना की मदद के बिना कुछ दिनों बाद उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी। लिन कौन है? टियाना ने पूछा। उसकी आवाज में कुछ अज्ञात सा भाव था। रेस्टोरेंट मालिक की बेटी। जब मुझे जरूरत थी, उन्होंने मुझे आश्रय दिया। यदि वे अभी भी वहां हैं, तो मुझे उन्हें वापस लाना होगा। वह टियाना की ओर मुड़ा। क्या तुम यहीं रुक सकती हो? मैं जल्दी आता हूं, उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। सावधान रहना। एथन ने एक अनोखी आधी मुस्कान दी। ठीक है। इससे पहले कि टियाना जवाब दे पाती, वह भीड़ में घुस गया। जैसे जैसे वह सीमा के पास पहुंच रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। हताश लोग रास्ते की कम होती उम्मीद में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इसी अफरातफरी में लिन और उसके पिता शायद किसी तरह सुरक्षा पाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। कृपया, हम जितना चाहें उतना भुगतान कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लड़की। चेक पॉइंट से पीछे हट जाओ। एथन भीड़ के बीच से निकलकर लिन और उसके पिता के पास अचानक आ गया, जिससे दोनों उछल पड़े। लिन के चेहरे पर पहले राहत और फिर अविश्वास का भाव था। आप क्या मेरे साथ आओ, उसने बेटी और पिता दोनों को पकड़ते हुए कहा। लिन और उसके पिता ने एक दूसरे को उलझन भरी निगाहों से देखा, लेकिन बिना कोई सवाल किए एथन के पीछे चले गए, क्योंकि एथन उन्हें भीड़ के बीच से वापस ले जा रहा था। टियाना वहीं प्रतीक्षा कर रही थी जहां उसने उसे छोड़ा था। जब उसने उसे 2 लोगों के साथ लौटते देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। तुमने उन्हें ढूंढ लिया, उसने कहा। उसकी आवाज में राहत साफ दिखाई दे रही थी। लिन ने टियाना को घूरा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वह लड़की हो, एथन ने शीघ्रता से परिचय कराया, जब वे सड़कों से होते हुए लिन के रेस्तरां की ओर बढ़ रहे थे। तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें केवल एक छोटा सा कमरा दिया था, लिन के पिता ने रूखेपन से कहा, जबकि एथन ने कृतज्ञता भरे स्वर में सारी बातें बता दी। जब वे साधारण रेस्तरां में पहुंचे तो एथन ने स्टोरेज का दरवाजा खटखटाया। मैं एथन हूं, खोलो। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई जो स्पष्ट रूप से हांग वेई की थी और किसी कर्कश वयस्क की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी। एथन, वह कौन है? अब मेरे परिसर से बाहर जाओ। एथन ने आंखें घुमाई। अरे बदमाश,
अब खोलो, मेरे साथ लोग हैं। हांग वेई ने तुरंत अपना नाटक बंद कर दिया और दरवाजा खुलने लगा। अध्याय 53 पुनर्मिलन 2। हांग वेई ने तुरंत अपना अभिनय छोड़ दिया और जैसे ही दरवाजा खुला उसके हाथ ताले खोलने में व्यस्त हो गए। एथन ने लिन और उसके पिता को जल्दी से अंदर आने का इशारा किया। अंदर आओ, अभी उन्होंने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे से बाहर निकल गए। एथन ने अंधेरी गली में एक आखिरी नजर डाली, किसी भी निगरानीकर्ता की तलाश में। यह देखकर कि उनका पीछा नहीं किया गया है, वह अंदर गया और उनके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मंद रोशनी वाले रेस्टोरेंट के अंदर हांग वेई और टियाना की नजरें पहली बार एक दूसरे से मिली, मानो बहुत दिनों बाद। लड़का बीच में ही ठिठक गया, उसके नन्हे चेहरे पर अचानक भाव उमड़ आए। बड़ी बहन, उसने कहा, उसकी आवाज छोटी और अप्रत्याशित रूप से कमजोर थी। हुंग वेई, टियाना ने जवाब दिया, उसकी थकान को चीरती हुई एक सच्ची मुस्कान। उसकी आंखों में कुछ चमक थी जब उसने उस लड़के को देखा जो इतने कम समय में इतना बड़ा हो गया था। कभी वे अभिन्न थे, मिसेस चेन के अनाथालय की तिकड़ी। एथन अगुवाई करता था, हुंग वेई पीछे पीछे, और टियाना उन दोनों को मुसीबतों से दूर रखती थी। अब वे ऐसी परिस्थितियों में फिर से एक हो गए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लिन और उसके पिता रेस्तरां के अंदर चले गए, जिससे पुनर्मिलन के लिए जगह बन गई। साथ ही उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी और बाहर बढ़ते अंधेरे से बचने के लिए लैंप जला दिए। जब वह हांग वेई और टियाना को देख रहा था तो उसके सीने में कुछ अपरिचित सा कसाव महसूस हो रहा था। इस दृश्य ने उन यादों को जगा दिया जो पूरी तरह से उसकी नहीं थीं, अनाथालय में एक साथ बड़े होने की एथन की मूल यादें। हमें बात करनी होगी, उन्होंने सबका ध्यान फिर से गंभीर स्थिति की ओर खींचते हुए कहा। हम सबको योजनाएं बदल गई हैं। लिन ने आखिरी लैंप जलाना समाप्त कर दिया, जिससे रेस्तरां में एक गर्म रोशनी फैल गई, जिससे दीवारों के पीछे छिपे खतरे का आभास नहीं हुआ। लिन के पिता ने सिर हिलाया। क्या तुम लोग भूखे हो? जब तक हम बातें करते हैं मैं कुछ खाना बना लेता हूं। गुर्राना हांग वेई का पेट गुर्रा उठा और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। क्षमा मांगना अंकल, लिन मुस्कुराए। मैं अभी तैयारी करने जा रहा हूं। हमें 10 मिनट लगेंगे। लिन, मेरे साथ आओ। लिन ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद, तीनों ने कहा। 10 मिनट बीत गए और लिन अपने पिता और एक बड़े कंटेनर के साथ वापस आ गई। राक्षसों की भीड़, लिन के पिता ने पूछा, जो पहले से ही कटोरों में स्वादिष्ट स्टू डाल रहे थे। हाँ, राक्षसों का झुंड, एथन ने धन्यवाद में सिर हिलाकर कटोरा स्वीकार कर लिया। अंकल लिन, मैं चाहता हूं कि आप अगले कुछ दिनों के लिए अपना रेस्टोरेंट बंद कर दें। हालात खतरनाक हो जाएंगे। हमें पूरी इमारत की घेराबंदी करनी होगी। लिन के पिता ने भौहें चढ़ाई, उनके कठोर हाथ काम करते हुए बीच में ही रुक गए। इतना गंभीर? तुम्हारी कल्पना से भी बदतर, एथन ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। तुम सब यहीं रहोगे, जबकि मैं नियमित रूप से हमारे आसपास का जायजा लेने और सुरक्षा व्यवस्था में मदद करने के लिए बाहर जाता रहूंगा। मेरी प्राथमिकता इस जगह को सुरक्षित रखना है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामान के बारे में क्या? लिन ने व्यावहारिक रूप से पूछा, पहले से ही मन अपनी सूची बना रहा था। मैं इसे संभाल लूंगा, एथन ने उसे आश्वस्त किया। मेरे पास अब संसाधन हैं। टियाना ने शहर का नक्शा मुख्य मेज पर फैला दिया। हमें सुरक्षित रास्ते और वापसी की जगहें चिह्नित कर लेनी चाहिए ताकि अगर हमें जल्दी से वहां से निकलना पड़े तो हम वहां पहुंच सकें। हांग वेई ने झुककर योगदान देने की इच्छा जताई। मैं इस जिले के सभी शॉर्टकट जानता हूं। अनाथालय के बच्चों से बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। उन्होंने अगला 1 घंटा सावधानी पूर्वक योजना बनाने में बिताया। खाद्य भंडार, जल संग्रहण, अवरोधक सामग्री, आपातकालीन संकेत। मुख्य मंजिल को फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति ने बात खत्म करते हुए सुझाव दिया। हम मेजों को दीवारों से सटाकर एक और सोने की जगह बना सकते हैं। सबको ज्यादा जगह दे सकते हैं। इससे मदद मिलेगी, एथन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। चलो अभी करते हैं। समूह ने कुशलतापूर्वक काम किया और रेस्टोरेंट के भोजन क्षेत्र को एक कार्यात्मक बैठक कक्ष में बदल दिया। मेजें बाधा बन गईं। आवश्यक वस्तुओं तक आसान पहुंच के लिए अलमारियों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। खिड़कियों को भंडारण कक्ष से लकड़ी की पट्टियों से मजबूत किया गया। जब वे काम कर रहे थे, एथन ने देखा कि हांग वेई उसे देख रहा है और उसकी आंखों में सवाल भरे हुए हैं। ऐसे सवाल जो दूसरों के सामने नहीं पूछे जा सकते। जब काम आखिरकार खत्म हो गया तो लिन ने थकी हुई मांसपेशियों को खींचते हुए जम्हाई ली। हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। कल बहुत व्यस्तता रहेगी। उसके पिता ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सुबह होने से पहले नाश्ता तैयार कर दूंगा।
आगे जो होगा उसके लिए हमें ताकत की जरूरत होगी। वे एक दूसरे को शुभरात्रि कहते हुए रेस्तरां के ऊपर स्थित अपने साधारण से कमरे की ओर सीढ़ियां चढ़ते हैं और एथन, टियाना और हांग वेई को नए स्थान पर अकेला छोड़ देते हैं। जैसे ही उनके कदमों की आहट धीमी हुई, हांग वेई का व्यवहार बदल गया। उसके कंधे अकड़ गए और उसकी बचकानी ऊर्जा की जगह कुछ और सख्त ठंडापन आ गया। हांग वेई को क्या हुआ? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। एथन ने सीधे उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। वह मर चुका है। 3 सरल शब्द, अर्थों का एक ब्रह्मांड। हांग वेई का आसन तुरंत ढीला पड़ गया, तनाव पानी की तरह बह निकला। अच्छा, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी क्योंकि आंसू उसके नियंत्रण से बाहर हो गए थे और उसके गालों पर खामोश रास्ते बना रहे थे। एथन ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। यह इशारा अजीब था लेकिन गंभीर था। क्या उसे कोई तकलीफ हुई? हांग वेई ने एक क्षण बाद पूछा। बस, एथन ने सरलता से उत्तर दिया। उसे पता था कि वह क्यों मर रहा है। उसे पता था कि वह अनाथालय के लिए मर रहा है। हांग वेई ने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। और बाकी लोग जिन्होंने उसकी मदद की, सब मर गए। एथन ने पुष्टि की। एक एक करके सब मर गए। टियाना चुपचाप उन्हें देखती रही। श्रीमती चेन कहती थीं कि बदला लेने से शांति नहीं मिलती। होंग वेई ने पहले वाले विचार दोहराते हुए धीरे से कहा। लेकिन अब वह यह कहने के लिए यहाँ नहीं है। उसकी वजह से मरे हुए लोग हमारी मदद के बाहर हैं। एथन ने अपनी आवाज में अप्रत्याशित ज्ञान के साथ जवाब दिया। जिंदा लोग नहीं हैं। अब हमारा ध्यान इसी पर है। हांग वेई सीधा हुआ। एथन के शब्दों का कुछ मतलब उस तक पहुंच गया। तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? थोड़ा आराम कर लो, टियाना ने धीरे से बीच में कहा। कल हमें बहुत काम करना है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, हांग वेई ने वादा किया और भोजन क्षेत्र में उसके लिए बिछाई गई चटाई की ओर बढ़ गया। उन्होंने भोजन कक्ष को एक अस्थायी शयनगृह में बदल दिया था, जहां निकास द्वारों के पास और खिड़कियों से दूर रणनीतिक रूप से चटाई बिछाई गई थी। भंडारण कक्ष को खाली कर दिया गया था ताकि टियाना को निजी आवास मिल सके, जबकि एथन और होंग वेई भोजन कक्ष में सोते थे। टियाना से कुछ देर बात करने के बाद एथन खड़ा हो गया। थोड़ा आराम करो, एथन ने सलाह दी। जब तुम थके हुए नहीं होते तो तुम्हारा दिमाग बेहतर काम करता है। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ झलक रही थी। तुम्हारा क्या हाल है? मैं कुछ देर तक निगरानी रखूंगा। सुनिश्चित करिए कि हम सुरक्षित हैं। एथन ने जाते समय अपने पीछे धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसे आवश्यक गोपनीयता मिल गई। जब वह भोजन कक्ष में वापस लौटे तो हांग वेई पहले से ही अपनी चटाई पर लेटे हुए थे और नींद में धीमी और स्थिर सांस ले रहे थे। एथन को बेहतर पता था, लड़के के कंधों में हल्का सा तनाव उसकी जागृति को दर्शाता था, लेकिन उसने इस दिखावे का सम्मान किया। कभी कभी बातचीत से ज्यादा मौन रहना आसान होता है। अध्याय 54 योजनाएं। नगर स्वामी एथन अपनी चटाई पर बैठ गया और छत की ओर देखते हुए जो कुछ हुआ था उस पर विचार करने लगा। जिस क्षण से वह इस शरीर में आया था, तब से उसका जीवन अस्तव्यस्त हो गया था। वह एक तोप का चारा था जिसे किसी शक्ति और बल वाले व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाना था। उसने इनमें से कुछ भी कभी नहीं मांगा था। न पुनर्जन्म, न ही उन लोगों की जिम्मेदारी जो अब उसके संरक्षण में सो रहे हैं, न ही वो राक्षसी क्षमताएं जो हर हत्या के साथ और मजबूत होती जा रही थीं। और फिर भी वह यहाँ था। बाहर दूर से आती चीखें रात भर गूंजती रहीं। राक्षस शहर की बाहरी सुरक्षा को परख रहे थे। पास जाकर कभी कभार आने वाली चीखों से सड़कों पर गश्त कर रहे घबराए हुए पहरेदारों का पता चलता था। शहर के उत्तरी छोर पर जनरल हान अपने मुख्यालय की पूरी लंबाई में पिंजरे में बंद जानवर की तरह चहलकदमी कर रहे थे। चांदी के रंग के राक्षस के खतरे ने उन्हें शहर के स्वामी के सीधे आदेश पर यहीं बांध रखा था। जब तक दीवारों पर सीधा हमला न हो तब तक अपनी चौकी मत छोड़ना। पूरी शाम उसका संचार क्रिस्टल बार बार चमकता रहा। हान वेई से संपर्क करने के उसके प्रयासों को खामोशी ही मिली। अंततः उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गार्डों में से एक को ग्रीष्मकालीन मंडप में भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें एक साधारण रिपोर्ट मिलेगी कि उनके बेटे ने उनका क्रिस्टल तोड़ दिया है या उसकी उपेक्षा की है। दस्तक दस्तक। अंदर आइए, जनरल हान ने दरवाजे की ओर मुड़ते हुए चिल्लाया। गार्ड अंदर आया और तुरंत एक घुटने पर गिर पड़ा, सिर झुका लिया। उस आदमी की वर्दी झुलसी हुई थी और कालिक से सनी हुई थी। उसका चेहरा राखसा हो गया था। जनरल ने मांग की, रिपोर्ट करो। सर, ग्रीष्मकालीन मंडप, गार्ड लड़खड़ाते हुए बोला, निगलते हुए। वह चला गया है। चला गया से आपका क्या मतलब है? जलाकर राख कर दिया गया, महोदय। कुछ भी बचाने लायक नहीं बचा।
जनरल हान का चेहरा काला पड़ गया। और फेंग, मेरे बेटे के पहरेदार? अधिकांश लोग मर चुके हैं महोदय। उनके शव अंदर बुरी तरह जले हुए पाए गए। जनरल हान के पेट में ठंडक दौड़ गई। ज्यादातर? कौन बचा? हम अभी भी सभी कर्मियों का हिसाब कर रहे हैं महोदय। दृश्य अराजक है। जनरल पास आया। उसकी लोसिल्वर आभा घुटनों पर बैठे गार्ड पर दबाव डाल रही थी। और मेरा बेटा? हान वेई कहाँ है? गार्ड ने जोर से हांफते हुए माथे को जमीन पर टिकाकर गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। वह मर गया साहब। उसके शव की पहचान उसके निजी कक्ष में की गई। जनरल हान के दिमाग में कुछ कौंधा। शब्द उनके कानों में खोखली गूंज रहे थे और उनके निहितार्थ किसी शारीरिक आघात की तरह उन पर टूट पड़े। उसका बेटा मरा हुआ अपने ही मंडप में। किसने? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके एक ही शब्द में बदले की प्रतिज्ञा का भार था। किसने हिम्मत की? उसकी आभा बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे उनके नीचे पत्थर का फर्श चटक गया। गार्ड कांप उठा, चांदी के दबाव से जकड़ा हुआ। तुमने कहा था कि ज्यादातर मर गए। कौन बचा? कौन? जनरल ने गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाया। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें मेरे पास लाओ। अभी? उन्हें ढूंढो, भले ही वे जमीन में दबे हों। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ जनरल, गार्ड घुटकर बोला। तुरंत जनरल की आंखें सिकुड़ गईं और एक नया विचार उनके मन में आया। मुझे इसके बारे में अभी क्यों पता चला? इतनी बड़ी आग, किसी को तो तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए थी। गार्ड सिहर उठा, जाहिर है इस सवाल से डर रहा था। जनरल, मंडप आपके निजी क्षेत्र में अलग थलग था, जैसा आपने इसे डिजाइन किया था। आधे मील के दायरे में न कोई पड़ोसी, न कोई सार्वजनिक सड़क। आगे बढ़ने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाया। और डिस्ट्रिक्ट 3 में भयानक हमलों के कारण ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं। जनरल हान की आभा तीव्र होते ही उनकी आवाज धीमी पड़ गई। आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि मेरा बेटा जलकर मर गया और घंटों तक किसी को पता नहीं चला? संपत्ति के चारों ओर की दीवारों पर धुआं दिखाई दे रहा था महोदय। उन गद्दारों में से जो भी जीवित हो उसे ढूंढो। मैं उन्हें देखना चाहता हूं। जनरल हान ने उस आदमी को गिरा दिया जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर भाग गया। जनरल ने अपने संचार क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया तथा उसमें ऊर्जा प्रवाहित कर नगर के स्वामी से संपर्क स्थापित किया। कनेक्शन स्थापित होने से पहले क्रिस्टल 3 बार चमका। जनरल हान, आकृति ने विकृत स्वर में स्वीकार किया। महाराज, मैं अपने पद से तत्काल छुट्टी चाहता हूं। मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। मेरा ग्रीष्मकालीन मंडप नष्ट कर दिया गया है। मैं समझ गया, नगर के स्वामी ने बेपरवाह स्वर में उत्तर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है जब राक्षस का खतरा इतना निकट है। जनरल हान की उंगलियां क्रिस्टल के चारों ओर सफेद हो गईं। महाराज, पूरे सम्मान के साथ मुझे खुद इसकी जांच करनी होगी। मेरे बेटे मर चुका है, नगर स्वामी ने ठंडे स्वर में बीच में ही टोका। और चाहे आप अभी जांच करें या बाद में, वह मर ही जाएगा। आपकी ड्यूटी उत्तरी दीवार पर है जनरल। सिल्वर रैंक शहर से 5 मील से भी कम दूरी पर देखे गए हैं। लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नगर स्वामी का स्वर कठोर हो गया। लेकिन मैं इस मामले की जांच के लिए अपने निजी जांचकर्ताओं को नियुक्त करूंगा। वे सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे और मैं आपको उनकी जांच से अवगत कराता रहूंगा। जनरल हान ने दांत पीसते हुए कहा। मैं उनकी पहली रिपोर्ट कब तक देख सकता हूं? जब कुछ रिपोर्ट करने को हो, नगर स्वामी ने उपेक्षापूर्ण स्वर में उत्तर दिया। फिलहाल उन राक्षसों को हमारी दीवारों के बाहर रखने पर ध्यान दो। यही तुम्हारी एकमात्र चिंता है। कनेक्शन अचानक बंद हो गया, जिससे जनरल हान अंधेरे क्रिस्टल को घूरते रह गए। धिक्कार है, उसने दहाड़ते हुए क्रिस्टल को दीवार पर पटक दिया। वह बिना किसी नुकसान के उछल गया और उससे भी बदतर स्थिति को झेलने के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां युद्ध की मेज पर जोर से मारी, जिससे लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। हान वेई, किसी ने उसके इकलौते बेटे की हत्या कर दी थी और वह कोई कार्रवाई करने में असमर्थ था। उसे अपने पद पर बने रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उसके उत्तराधिकारी का हत्यारा आजाद घूम रहा था। गुस्से की शुरुआती लहर को अपने अंदर समा लेने के बाद जनरल हान ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें जलते हुए अंगारे से ठंडी होकर बर्फ में बदल गईं। वह नगर स्वामी के उपेक्षापूर्ण रवैये से तंग आ चुके थे। दशकों की वफादार सेवा के बावजूद एक आम सैनिक जैसा व्यवहार सहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। जनरल खिड़की के पास गया और उत्तर की ओर देखने लगा, जहां दीवार के उस पार राक्षसों की भीड़ जमा थी। चांदी के दर्जे के जानवर कमतर जीवों की सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। एक वास्तविक खतरा, हाँ, लेकिन यह एक अवसर भी है। नगर के सरदारों, वह दूर की दीवार को अपनी उंगलियों से छूते हुए बुदबुदाया। कितना विशेषाधिकार,
कितनी शक्ति! नगर के स्वामी का पद ऐसे लाभों के साथ आता था जिनके बारे में जागरूक लोग केवल स्वप्न ही देख सकते थे। जनरल हान दशकों से उस पद के लिए लालायित थे, लेकिन उन्हें कभी शक्ति या अवसर नहीं मिला। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। शायद अब नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। अध्याय 55 राक्षस गिरोह राशन। सुबह हुई, बोर्ड लगी खिड़कियों की दरारों से छनकर आती धूप। अंकल लिन उठे, उनकी आंतरिक घड़ी रेस्टोरेंट में दशकों के काम से तेज हो गई थी। कुछ मिनट बाद उनकी बेटी लिन भी उनके पीछे आ गई। दोनों अपने मेहमानों को परेशान करने से बचने के लिए चुपचाप चल रहे थे। जब वे नाश्ते की तैयारी शुरू करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो लिन की बेटी बीच सीढ़ी पर ही ठिठक गई। उसने देखा कि एथन खिड़की के पास पालथी मारकर बैठा है। उसकी आंखें सतर्क हैं और वह सड़क पर नजर गड़ाए हुए है। तुम तो जाग चुके हो? उसने सचमुच आश्चर्यचकित होकर पूछा। एथन ने सिर हिलाया। सच में कभी सोया ही नहीं। क्यों? उसने उसके बारे में थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा। बस ऐसा करने का मन नहीं कर रहा था। खड़े होने से पहले उसने कंधे उचकाए। लिन ने मुद्दे पर जोर न देते हुए सिर हिला दिया। भोजन जल्द ही तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। उसने सिर हिलाया। एथन तेजी से उठा और उस जगह पहुंचा जहां हांग वेई कंबलों में दबा हुआ था। सिर्फ बालों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा था। उसने एक पल के लिए लड़के को देखा, फिर बेरुखी से कंबल खींचकर हटा दिया। अरे! हांग वेई हाथ पैर हिलाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। क्या बात है एथन? नाश्ता, एथन ने सरलता से कहा। हांग वेई आंखें मलते हुए कराह उठा। लोगों को जगाने के और भी अच्छे तरीके हैं, पता है। हाँ, लेकिन वे कुशल नहीं हैं। वह मुस्कुराया। लड़का बड़बड़ाया, लेकिन खाना पकने की खुशबू ने उसका मूड तुरंत बदल दिया। उसने तारीफ में सूंघा और उसका पेट इतनी जोर से गुर्राया कि लिन की बेटी हंस पड़ी। एथन स्टोरेज रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा और 3 बार खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से और जोर से खटखटाया। टियाना। खाना। अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। 1 मिनट रुको। हांग वेई एथन के पास आकर खड़ा हो गया और भोजन को देखते ही उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। कुछ मिनट बाद टियाना ने भंडारण कक्ष खोला और बाहर निकल गई। शुभ प्रभात। सुप्रभात, सबने उसे उत्तर दिया। अंकल लिन रसोई से एक भाप से भरा बर्तन लेकर मेज पर आए। मैंने संरक्षित सब्जियों और थोड़ी नमकीन मछली के साथ चावल का दलिया बनाया है। मुश्किल समय के लिए अच्छी ऊर्जा। जब लिन की बेटी कटोरे बांट रही थी तो पूरा समूह मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया। मैंने बहुत दिनों से आपका दलिया नहीं खाया है, टियाना ने कृतज्ञतापूर्वक अपना हिस्सा स्वीकार करते हुए कहा। हांग वेई ने एक बड़ा चम्मच मुंह में डाला। यह तो कमाल है, उसने गाल फुलाते हुए कहा। मुंह भरकर बात मत करो, टियाना ने बड़ी बहन की परिचित भूमिका में आते हुए स्वतः ही डांटते हुए कहा। ठीक है, हांग वेई ने जानबूझकर और भी बड़ा निवाला लेते हुए जवाब दिया। एथन के चारों ओर बातचीत जारी रही, क्योंकि उसने उन लोगों को देखा जो उस पर भरोसा करते थे, बिना यह समझे कि वह क्या बन रहा है। एथन ज्यादा खाना नहीं खा रहा है, लिन ने बर्तन उसके पास सरकाते हुए कहा। तुम्हें हम सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है। मैं ठीक हूं, एथन ने जवाब दिया, लेकिन वृद्ध व्यक्ति को खुश करने के लिए उसने एक छोटा सा हिस्सा और ले लिया। वह हमेशा से हल्का खाना खाता रहा है, टियाना ने बताया। यहां तक कि अनाथालय में भी श्रीमती चेन को उसे जबरदस्ती दूसरा खाना खिलाना पड़ता था। इस बीच हांग वेई प्रतिदिन अपने शरीर के वजन के बराबर खा सकता था, एथन ने अप्रत्याशित रूप से कहा, जिससे स्मरणोत्सव में उसकी भागीदारी पर आश्चर्य हुआ। हांग वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बड़ा लड़का हूं। किस दिशा में बढ़ना है, यह प्रश्न है, टियाना ने चिढ़ाते हुए कहा। नाश्ता खत्म करने के बाद एथन अंकल लिन की ओर मुड़ा। क्या आपको कुछ सामान चाहिए? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया और मन ही मन अपने संसाधनों की सूची बना रहा था। पानी सबसे जरूरी, और आटा अगर मिल जाए तो हम रोटी से अपना पेट भर लेंगे। मैं कुछ वापस लाने की कोशिश करूंगा, एथन ने मेज से उठते हुए कहा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और मेजों और कुर्सियों का अस्थायी बैरिकेड बड़ी आसानी से हटा दिया। बाहर निकलने से पहले वह वापस भीड़ की तरफ मुड़ा। मेरे जाने के बाद बैरिकेड वापस लगा देना, और जब तक तुम्हें पता न चल जाए कि मैं हूं, दरवाजा मत खोलना। समझे? उन्होंने सिर हिलाया। हांग वेई की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। बाहर सावधान रहना, टियाना ने कहा। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। लिन की बेटी ने कहा, जल्द ही मिलते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, एथन ने सरलता से उत्तर दिया और सुबह के प्रकाश में दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही हांग वेई की यह आवाज आई, कुछ भी बेवकूफी मत करो। बाहर डिस्ट्रिक्ट 3 की आमतौर पर चहल पहल वाली सड़कें लगभग वीरान पड़ी थीं।
बाजार की दुकानें खाली पड़ी थीं, दुकानें भारी शटरों के पीछे कसकर बंद थीं। कुछ लोग जो इधर उधर घूम रहे थे, वे सिर झुकाए घबराहट से शहर की दीवारों की ओर देखते हुए जल्दी जल्दी जा रहे थे। हर कोई डरा हुआ है, एथन ने खाली सड़कों को देखते हुए सोचा। व्यवसाय बंद होने से सामान ढूंढना मुश्किल होगा। उसे किसी वैकल्पिक स्रोत की जरूरत थी। सैन्य छात्रावास का ख्याल आया। जैक शायद मदद कर सकता था। वह कोई करीबी दोस्त तो नहीं था, लेकिन स्काउट के तौर पर एथन के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहा था। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि सैन्य आपूर्ति डिपो तक उसकी पहुंच थी। यह निश्चित रूप से एक जोखिम था, लेकिन यह प्रयास करने लायक था। इसके अलावा यदि चीजें खराब हो गईं, तो बेस के निवासी उसे जाने से नहीं रोक पाएंगे। वह पिछली गलियों और गलियों से होते हुए वहां मौजूद कुछ गश्ती दल से बचते हुए आगे बढ़ा। उसकी तेज रफ्तार ने सफर को तेज बना दिया और कुछ ही मिनटों में वह छात्रावास के पिछले दरवाजे पर पहुंच गया। एथन हिचकिचाया, स्कैनर को घूरता रहा। हो सकता है उसका क्रिस्टल सिस्टम में फ्लैग हो गया हो। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन्होंने अलार्म के लिए तैयारी करते हुए क्रिस्टल को स्कैनर के सामने दबाया। दरवाजा खटखटाया और बिना किसी घटना के खुल गया। उन्होंने मुझे नहीं निकाला। दिलचस्प बात यह है कि लगता है कि यह व्यवस्था बहुत ही आदिम है, उसने अंदर जाते हुए सोचा। गलियारे ज्यादातर खाली थे। रात की शिफ्ट वाले सो रहे होंगे और दिन की शिफ्ट वाले अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके होंगे। एथन तीसरी मंजिल पर जैक के कमरे में गया और उसे स्काउट के तौर पर जैक के काम याद आ गए। उसे अंदर होना चाहिए, शायद दीवार की ड्यूटी के बाद सो रहा होगा। एथन ने दरवाजे के पास आते हुए तर्क दिया। उसने 3 बार दस्तक दी। दरवाजा खुला और जैक का नींद से भरा चेहरा सामने आया, जो तुरंत ही विस्मय में बदल गया। एथन, उसने फुसफुसाते हुए गलियारे में ऊपर से नीचे तक देखा। इससे पहले कि एथन कुछ जवाब दे पाता, जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया तथा एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम पागल हो? जैक ने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से फुसफुसाया। आधे शहर के पहरेदार तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एथन ने भौहें उठाई। मुझे सामान चाहिए। जैक उसे अविश्वास से घूर रहा था। सामान? अब तक तो तुम्हें अगले शहर के आधे रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि क्या हो रहा है? मेरे पास कुछ विचार है, एथन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुमने क्या किया? एथन ने अपने सामने खड़े आदमी को गौर से देखा और उसकी विश्वसनीयता का आकलन किया। जैक हमेशा उसके साथ सीधा व्यवहार करता था, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि यह शहर कैसे काम करता है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपको मरवाना चाहता है, तो आपको मरना ही होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात रोकी। ठीक है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या चाहिए? विशेष रूप से पानी और आटा, एथन ने पुष्टि की। जैक अविश्वास से हंसते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। तुम या तो सबसे बहादुर हो या सबसे पागल जिनसे मैं अब तक मिला हूं। नहीं, एथन दीवार से टिककर हाथ जोड़े खड़ा था। तुम मदद करोगे या नहीं? जैक ने उसका निरीक्षण किया और पिछली मुलाकात के बाद से उसमें आए बदलावों को देखा। अलग मुद्रा, ठंडा आत्मविश्वास, आंखें जो किसी तरह से वृद्ध लग रही थीं। तुम अलग हो, उसने कहा। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। बहुत सी बातें, एथन ने स्वीकार किया। जैक ने उसे कुछ देर और गौर से देखा, फिर किसी नतीजे पर पहुंचा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेना ने हाल ही में एक नई राशन व्यवस्था लागू की है। तुम कोर से सामान खरीद सकते हो। एथन ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए सिर हिलाया। लो, ये लो। उसने लापरवाही से 2 लोहे के कोर निकाले और उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे वे तांबे के सिक्के हों। जैक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। हर स्काउट जानता था कि उनका मासिक वेतन ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर कम लोहे के कोर के बराबर है। 2 ज्यादा लोहे के कोर ज्यादातर सैनिकों की कल्पना से परे दौलत का प्रतिनिधित्व करते थे। यह बहुत ज्यादा है, जैक ने चमकते हुए कोर को घूरते हुए हकलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, एथन ने हाथ हिलाकर कहा। बस जितना हो सके मेरे लिए खरीद लो और बाकी अपने और अपने परिवार के लिए रख लो। जैक हिचकिचाया, साफ तौर पर जरूरत और गर्व के बीच फंसा हुआ। आखिरकार उसने आगे बढ़कर कोर स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, एथन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। चलो पश्चिमी दीवार के पास खाली पड़ी चमड़े की फैक्ट्री में मिलते हैं। अभी से 2 घंटे बाद। जैक ने सिर हिलाया। मैं 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कोई बात नहीं, अपना समय लो, एथन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। वह कमरे से छाया की तरह खिसक गया।
जैक को अपनी हथेली में रखे कोर को घूरते हुए छोड़ गया और सोचने लगा कि आखिर उसने खुद को किस चीज में उलझा लिया है। परित्यक्त चमड़े का कारखाना पूर्व समृद्धि के भूत की तरह खड़ा था। इसकी ढहती दीवारें बड़ी मुश्किल से टिकी हुई थीं। एथन जल्दी आ गया और उसने खुद को इमारत की दूसरी मंजिल पर खड़ा कर लिया, जहां से वह बिना किसी की नजर पड़े सभी आने जाने वालों पर नजर रख सकता था। 90 मिनट बाद जैक अपने कंधे पर एक बड़ा कैनवास बैग लटकाए हुए दिखाई दिया। एथन बिना किसी चेतावनी के चुपचाप अपने स्थान से उतरकर जैक के पास आ गिरा। अरे, जैक का बैग लगभग गिर ही गया। अगली बार थोड़ा शोर मचाना। माफ करना, एथन ने कहा, लेकिन जरा भी माफी नहीं जताई। उसने सामान की तरफ इशारा किया। सब कुछ मिल गया। जैक ने भारी बैग को घुरघुराते हुए जमीन पर उतारा। इसमें 30 किलो आटा और 5-5 लीटर पानी की बोतलें हैं। और भी मिल जाती, लेकिन इनके आकार की वजह से इन्हें ढोना मुश्किल है। यह तो बिल्कुल सही है, एथन ने सामान की जांच करते हुए कहा। अगर सही मात्रा में राशन दिया जाए तो इतनी मात्रा से कम कुछ हफ्तों तक सभी का पेट भरा जा सकता है। जैक ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ बढ़ाकर एथन को कुछ कोर वापस दिए। लो, ये रहा बचा हुआ। एथन ने सिर हिलाया। इसे रख लो। इसे जोखिम की कीमत समझो। लेकिन तुम्हें परिवार का ख्याल रखना है, एथन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। और मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जैक ने अनिच्छा से कोर जेब में रख लिए। एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। क्या हुआ? एथन ने भौहें चढ़ाई। राक्षसों की गतिविधियां रातों रात बढ़ गई हैं। कोई बड़ी चीज उनका समन्वय कर रही है। आज बाद में दीवार पर हमला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। 3 एथन ने उसके लिए बात पूरी की। मुझे पता है, जैक ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। तुम कैसे? कोई बात नहीं। जब तुम दीवारों पर हमला होते देखो भाग जाओ, क्योंकि वे मोर्चे पर तुम लोगों को चारे और सूचना इकट्ठा करने वालों के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे निर्देशन का प्रभारी जनरल तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि रजत पंक्तियां प्रकट न हो जाएं, और जब वे प्रकट होंगी तब तक वह भी जीत नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जब तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है तो भागने का कोई बहाना ढूंढ लो। अगर यह शहर बचाने लायक होता तो मैं तुम्हें यहीं रहने और अपने सम्मान के लिए लड़ने को कहता, लेकिन यह शहर भ्रष्ट है। अपने परिवार का ख्याल रखना, यह ज्यादा जरूरी है। अध्याय 56 दूसरा हमला। एथन हान वेई के भंडारण रिंग के अंदर रखे राशन को लेकर रेस्तरां में लौट आया। यह मैं हूं, एथन, उसने कहा जब वह बैरिकेड्स हटाने का इंतजार कर रहा था। अंदर जाकर उन्होंने उसे खाली हाथ देखा। कोई बात नहीं, इतनी सारी घटनाओं के बीच कुछ ढूंढना मुश्किल हो रहा होगा, टियाना ने उसे दिलासा दिया, ताकि उसे बुरा न लगे। एथन मुस्कुराया। किसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला? अचानक एक बड़ा सा थैला प्रकट हुआ और फर्श पर गिर पड़ा। गिरना हवा से आती रसद को देखकर हांग वेई का जबड़ा खुला का खुला रह गया। वह अंकल लिन आगे बढ़े और बड़ी बारीकी से सामान की जांच की। इतना आटा, पानी, यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। तुमने यह सब कैसे किया? एथन ने कंधे उचका दिए, मानो कहीं से भी सामान लाना रोजमर्रा की बात हो। मेरे अपने तरीके हैं, टियाना ने आंखें सिकोड़ लीं और उसे उस पैनी नजर से देखने लगी जिससे उसे हमेशा अपनी बेपर्दागी का एहसास होता था। और वो तरीके क्या होंगे? एक पुराने दोस्त का मुझ पर एहसान था, एथन ने जवाब दिया, तकनीकी रूप से झूठ नहीं बोल रहा था। बाजार खाली है, लेकिन सेना के पास अभी भी सामान है। सेना, लिन की आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। तुमने सैन्य अड्डे पर जाने का जोखिम उठाया। हांग वेई दौड़कर आया और एथन की उंगली में पड़ी स्टोरेज रिंग को बेकाबू जिज्ञासा से टटोलने लगा। क्या मैं इसे आजमा सकता हूं? क्या मैं इसमें कुछ रख सकता हूं? इसमें कितना सामान आ सकता है? एथन ने अपना हाथ खींच लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह मुझसे बंधा हुआ है। लेकिन हांग वेई, टियाना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चाचा लिन की सामान में मदद करो। लड़के ने मुंह बनाया, लेकिन आज्ञा का पालन किया और बड़ी मुश्किल से पानी का एक डिब्बा उठाया। अंकल लिन ने भारी आटे का थैला उठाया और उसके वजन से थोड़ा घुरघुराया। हमें सावधानी से राशन लेना चाहिए, बुजुर्ग ने सलाह दी। पता नहीं हमें इसे कब तक चलाना होगा। जैसे ही वे सामान छांट रहे थे, एथन खिड़की के पास गया और तख्तों के बीच से झांकने लगा। सड़कें भयावह रूप से खाली थीं, ज्यादातर निवासी अपने घरों में दुबके हुए थे। लिन उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो? यह कोई प्रश्न नहीं था। एथन की नजर दूर शहर की दीवार पर टिकी रही। राक्षसी लहर आ रही है, जल्द ही। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? उसने पूछा।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। लिन ने उसकी प्रोफाइल का अध्ययन किया। उसके चेहरे पर कुछ अस्पष्ट भाव था। एथन के जवाब देने से पहले ही दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। छत से धूल उड़ रही थी। यह गड़गड़ाहट एक दहाड़ में बदल गई, जिसके बाद शहर की खतरे की घंटियों की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। वह क्या था? हांग वेई ने भय से आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाया। शुरू हो रहा है, एथन ने खिड़की से दूर हटते हुए गंभीरता से कहा। दूसरा हमला। टियाना भी उनके साथ शामिल हो गई। उसकी शोध प्रवृत्ति पहले से ही सक्रिय थी। दूसरा? तुम्हें लगता है और भी होंगे? पक्का नहीं, लेकिन सिल्वर रैंक हमारी सुरक्षा का परीक्षण कर रहे हैं। हमारे पैटर्न सीख रहे हैं। अंकल लिन का चेहरा चिंता से लाल हो गया। क्या हमें शहर में और अंदर जाना चाहिए? एथन ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। एक और झटके से इमारत हिल गई और सड़क के नीचे कहीं से चीखें गूंजने लगीं। यह तो पहले वाली बात जैसी नहीं लग रही है, लिन ने फुसफुसाते हुए कहा। एथन खिड़की की तरफ वापस गया तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बाहर लोग भाग रहे थे। दहशत जंगल की आग की तरह फैल रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, वह बुदबुदाया। ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। तीसरी टक्कर इतनी जोरदार थी कि अलमारियों पर रखे बर्तन हिल गए। हांग वेई चीखा और सहज ही झुक गया। मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। एथन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए निर्णय लिया। टियाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? तुम नहीं कर सकते। मुझे यह जानना है कि हम किस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम बैठे बैठे इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि वे आकर हमें खा जाएं। वह दूसरों की ओर मुड़ा और बोला, यहीं रुको। मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर देना। एथन ने उन्हें आखिरी बार देखा। उसके चेहरे पर नीचे की उथल पुथल का जरा भी अंदाजा नहीं था। फिर वह दरवाजे से बाहर निकलकर उस अफरातफरी में चला गया। बाहर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। लोग सड़कों से होते हुए अंदरूनी इलाकों की ओर भाग रहे थे। भागना बंद करो। शांत हो जाओ। हम इसका ध्यान रख रहे हैं। शहर के गार्डों ने व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन बढ़ती दहशत में उनकी चीखें गुम हो गईं। एथन सहजता से धारा के विपरीत चला। हर कदम उसे दीवार के करीब ले जा रहा था। एक और झटके ने जिले को हिलाकर रख दिया। इस झटके के साथ एक ऊंची चीख निकली जो किसी मानव गले से नहीं निकल सकती थी। एथन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह रेजरबैक सुअर की आवाज थी, कम से कम उच्च कांस्य श्रेणी की। वह पास की एक इमारत पर चढ़ा। उसकी उंगलियां पत्थरों में असंभव सी पकड़ ढूंढ रही थीं। छत से वह दीवार देख सकता था और उसके पार क्या हो रहा था। उसके चेहरे से खून सूख गया। दीवार पर सिर्फ राक्षस ही हमला नहीं कर रहे थे। यह एक व्यापक आक्रमण था, उसकी अपेक्षा से कहीं पहले। और इससे भी बुरी बात यह थी कि सिल्वर रैंक वाले उतना नहीं रुक रहे थे जितना उन्हें रुकना चाहिए था। सिल्वर रैंक हमले का नेतृत्व कर रहा था, शहर के अपने हिस्से के प्रभारी जनरल से लड़ रहा था। लगता है यह उनका आखिरी हमला है। एथन तेजी से दीवार की ओर बढ़ा और कुछ ही सेकंड में वह दीवार तक पहुंच गया। उसने देखा कि जनरल कुछ उच्चकांस्य अधिकारियों के साथ रजत रैंक पर लड़ रहा था। पीछे हटो, जनरल चिल्लाया। उसकी चांदी जैसी आभा क्रिस्टल एप के विनाशकारी प्रहार को रोकते हुए चमक रही थी। पूर्वी भाग को मजबूत करो। सर, हम रुक नहीं सकते, कांस्य पदक के एक अधिकारी ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंख के ऊपर लगी चोट से खून बह रहा था। वे अंदर घुस रहे हैं। क्रिस्टल एप दहाड़ उठा और अपनी क्रिस्टल जैसी मुट्ठियां पत्थर पर पटकने लगा। हर प्रहार से पूरी संरचना में कंपन पैदा हो गया और धूल और मलबा रक्षकों पर बरसने लगा। फेरोसियस बीस्ट क्रिस्टल एप रैंक मध्यरजत क्रिस्टल हार्डनिंग टैलेंट डी ग्रेड। एथन ने भौहें चढ़ाई। खुशकिस्मती से जनरल मिडसिल्वर था और 2 पीक ब्रॉन्ज अधिकारियों के साथ मिडसिल्वर की दहलीज के पास पहुंच रहा था, वरना दीवार पहले ही टूट चुकी होती। एथन की नजर सामान्य सैनिकों पर पड़ी जो सैकड़ों राक्षसों के हमले के बीच अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि वे बंदर को रोक रहे हैं, लेकिन दूसरे राक्षस सैनिकों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। उसने गंभीरता से सोचा, मैं खुद को रोक नहीं सकता, वरना जब वे अंदर आएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। रैंक पी कांस्य प्रतिभाएं उन्नत गति ई, सुरक्षा कवच एफ, लौ संवर्धन ई, सटीकता संवर्धन F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, जल F, वायु F, अग्नि F+, मानसिक संवर्धन F, रूपांतरण शैडोफैन वुल्फ, पीक आयरन, रेजरबैक बोअर, मध्यकांस्य, ब्लैक बीटल, मध्यकांस्य, ब्राउन बियर, मध्यकांस्य, स्तर 3 स्वास्थ्य अंक 1200 मन अंक, 1000 शक्ति, 120 चपलता, 120 बुद्धिमत्ता, 100 जीवन शक्ति, 120 निःशुल्क विशेषताएं, 10 कौशल, बुनियादी फुटवर्क, नौसिखिया, 18%। अध्याय 57 रजत रैंक वाले जानवर।
हान वेई की अंगूठी लेने के बाद उसे दर्जनों कांस्य कोर मिले, जिनका इस्तेमाल उसने अपनी सभी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए किया। वर्तमान में वह बुद्धि को छोड़कर अपनी सभी विशेषताओं के साथ सर्वोच्च कांस्य रैंक पर था। उसी रैंक पर वह अजय था। मैं कम चांदी वाले को तो हरा सकता हूं, लेकिन मध्यम चांदी वाले को वह तो मुश्किल होगा, उसने गंभीरता से सोचा। मैं छोटे बच्चों की मदद करने की कोशिश करूंगा ताकि दीवारें पहले न टूट जाएं, उसने दीवार की ओर छलांग लगाने से पहले सोचा। तुम कहां से आए हो? एक चौंका हुआ सैनिक चिल्लाया जब एथन उसके पास झुककर बैठ गया। उस आदमी को एथन की मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं था कि एक भेड़िए जैसा राक्षस उसके गले पर झपटा। एथन की तलवार चमकी और एक ही झटके में उस जानवर के जबड़े से लेकर सीने तक के टुकड़े हो गए। जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करो, एथन ने उत्तर दिया, और वह अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। सिपाही मुंह खोले उसकी ओर घूर रहा था। क्या बात है, आ रहा है, ऊपर से किसी ने चिल्लाकर कहा। क्रिस्टल एप के लगातार हमले से दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर रक्षकों की ओर गिरा। सैनिक तितर-बितर हो गए, कुछ इतनी तेजी से भाग नहीं पाए कि भाग सकें। एथन ने अपनी उन्नत गति को सक्रिय कर दिया, मानो उसके आसपास समय धीमा पड़ गया हो। उसने डर से स्तब्ध एक युवा रंगरूट को पकड़ लिया और उसे दूर धकेल दिया, क्योंकि पत्थर वहीं गिरा जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। धन्यवाद, लड़के ने हकलाते हुए कहा, उसका चेहरा सदमे से सफेद हो गया। एथन ने एक बार सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान वापस युद्ध की ओर मोड़ा। दीवार उम्मीद से ज्यादा तेजी से ढह रही थी। प्राचीन किलों में मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल रही थीं, जो सिल्वर रैंक वाले जानवर के हर जोरदार प्रहार के साथ कमजोर होती जा रही थीं। ऊपर जनरल ने युद्ध की पुकार लगाई और अपनी तलवार क्रिस्टल एप के कंधे पर भोंक दी। राक्षस चीख उठा, उसकी रीढ़ की हड्डी पर लगे क्रिस्टल और भी चमक उठे क्योंकि उसकी कठोर करने वाली प्रतिभा सक्रिय हो गई थी। सर, दीवार गिर रही है, राक्षस के जमे हुए मांस से अपना ब्लेड निकालते हुए जनरल ने गाली दी, धिक्कार है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस कमबख्त बंदर से लड़ते हुए मत देखना। एथन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से सैनिक बात कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के एथन वहां कूद पड़ा और मजबूत सैनिकों को खदेड़ने में सैनिकों की मदद करने लगा। सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं जब एथन उनके बीच उतरा। उसकी गतिविधियां धुंधली हो गईं क्योंकि उसने कांस्य श्रेणी के भेड़िया जानवर को बीच में ही रोक लिया था। क्या? एक भूरा सार्जेंट लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, लगभग उसकी तलवार गिर गई। एथन ने स्पष्टीकरण देने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी तलवार भेड़िए की खोपड़ी में घुसा दी, लाश को एक तरफ धकेलते हुए अगले खतरे की ओर मुड़ गया। ध्यान केंद्रित करो, उसने स्तब्ध रक्षकों पर चिल्लाया। एक पंक्ति बनाओ, उन्हें आगे न बढ़ने दो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, पूर्ण निश्चय, आदेश जिसने सैनिकों को उनके सदमे से बाहर निकाला। वे उसके चारों ओर कतार में खड़े हो गए और अराजकता के बावजूद उनका अनुशासन वापस लौट आया। लाइन पर डटे रहो, सार्जेंट ने फिर से हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया। बिल्कुल वैसा ही जैसा बच्चा कह रहा है। एक विशालकाय भालू जैसा राक्षस, मध्य कांस्य श्रेणी का, उनकी स्थिति पर आक्रमण कर रहा था। सैनिक तैयार हो गए, उनकी मजबूत पकड़ में भय साफ दिखाई दे रहा था। एथन आगे बढ़ा और उसने अपना लौह संवर्धन सक्रिय कर दिया। राक्षस के पंजे उसकी सख्त त्वचा पर घिसट रहे थे, बस लोहे की परत को खरोंच रहे थे जहां उन्हें उसका पेट फाड़ देना चाहिए था। एथन ने जब उस जानवर का पंजा पकड़ा और उसे अविश्वसनीय ताकत से मरोड़ा तो सैनिकों की सांसें थम गईं। हड्डी टूटने की चटकने की आवाज पूरे प्राचीर में गूंज उठी। अब, एथन चिल्लाया। इस बार सैनिकों ने जरा भी संकोच नहीं किया। 3 भाले राक्षस के खुले पार्श्व भाग में घुस गए, जिससे वह फर और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। यह बच्चा कौन है? एक युवा सैनिक फुसफुसाया, उसकी आंखों में भय की जगह विस्मय था। पता नहीं, परवाह नहीं, सार्जेंट ने जवाब दिया। बस खुशी है कि वह हमारे साथ है। अब उनका मनोबल ऊंचा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने डर में से एक को मार दिया है। एथन आसानी से उस जानवर को मार सकता था, लेकिन वह उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति देकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहता था। जैसे ही क्रिस्टल एप ने फिर से हमला किया, दीवार का एक और हिस्सा उनके पैरों तले कांप उठा। प्राचीन पत्थर में दरारें जिंदा चीजों की तरह फैल गईं और हर वार के साथ चौड़ी होती गईं। हम इस पद पर अधिक समय तक नहीं टिक सकते, सार्जेंट ने एथन को पुकारा। एथन ने ठंडे दिमाग से युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। राक्षस अब अपने हमलों का समन्वय कर रहे थे और रक्षकों की बजाय संरचनात्मक कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे सहायक स्तंभों को निशाना बना रहे हैं, उसने जोर से कहा। यह कोई बेतरतीब विनाश नहीं है, सार्जेंट ने भौहें चढ़ाई, ये जानवर हैं। ये कोई योजना नहीं बनाते।
ये तो करते हैं, एथन ने गंभीरता से जवाब दिया। दूसरी जगह पर वापस चले जाओ। यह हिस्सा तो पहले ही खो चुका है। लेकिन हमारे आदेश आपका जनरल सिल्वर रैंक में व्यस्त है। अपना दिमाग लगाओ। सार्जेंट थोड़ा हिचकिचाया, फिर तेजी से सिर हिलाया। तुमने उसकी बात सुनी। पीछे हटो। व्यवस्थित ढंग से पीछे हटो। सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया तथा दीवार के ढहते हुए हिस्से को छोड़कर अपनी पंक्ति बनाए रखी। एथन पीछे रह गया और यह सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित पहुंच जाएं। जैसे ही आखिरी सैनिक खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकला, एक जोरदार भूकंप ने पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। सावधान, किसी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही दीवार का वह हिस्सा पूरी तरह ढह गया, एथन मुड़ा। उसने छलांग लगाई। तेज गति से वह गिरते हुए मलबे से थोड़ा आगे निकल गया। वह पीछे हटते सैनिकों के बीच लुढ़कता हुआ उतरा और बिना रुके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सार्जेंट ने उसके कंधे पर थपथपाया। बहुत बढ़िया कदम बच्चे। मेरा नाम एथन है। सार्जेंट वेई, उस आदमी ने सम्मान से सिर हिलाकर जवाब दिया। आप जो भी हो, खुशी है कि आप आए। एथन ने सिर हिलाया। हमें दीवार के उस हिस्से की मरम्मत करनी है। अपने कुछ आदमियों से कहो कि मरम्मत का सामान ले आएं। चलो इसे एक चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, वरना वे शहर में तबाही मचा देंगे। इस सुझाव पर वेई की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर समझ में सिकुड़ गईं। होशियार, बहुत होशियार। वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में नया अधिकार भर गया। तुमने सुना। जो कुछ भी मिल सके इकट्ठा करो। शहतीरें, पत्थर, मलबा, कुछ भी जिससे वह दरार कम हो जाए। बाकी तुम लोग, एथन ने हाथ में तलवार लेकर पुकारा, मेरे ऊपर आक्रमण करो। जब वे अंदर आए तो उन्हें मार डालो। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह पर आ गए। उस युवक के आत्मविश्वास में कुछ ऐसा था जो उन्हें एक ऐसे संकल्प से भर रहा था जो कुछ क्षण पहले डगमगा गया था। वे आ रहे हैं। किनारे पर खड़े एक सैनिक ने राक्षसों की आती हुई लहर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। एथन ने खुद को नाले के बीच में खड़ा कर लिया। सैनिक उसके दोनों ओर एक ढीले अर्धवृत्त में खड़े थे। उनके धनुष तैयार थे। अध्याय 58 बंदर से लड़ाई। एथन ने खुद को अड़चन के केंद्र में खड़ा कर लिया और अपने अंदर परिचित गर्माहट महसूस की, क्योंकि उसने अपनी अग्नि प्रतिभा के लिए मन को प्रवाहित किया था। पहला राक्षस एक भेड़िए जैसा, उस तरह जैसे दांतों वाला जीव संकरे रास्ते से छलांग लगाकर बाहर निकला। एथन का हाथ आगे बढ़ा। उसकी हथेली से आग की एक सघन लपटें फूट पड़ी। आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह चीख उठा और उसकी गति उसके जलते हुए शरीर को एथन के आसपास खड़े सैनिकों के रास्ते में ले गई। क्या? एक सैनिक हांफते हुए बोला। सदमे में उसने अपना भाला लगभग नीचे कर लिया। ध्यान दो, जो भी तुम्हारी ओर भागे या घायल हो, उन्हें मार डालो। एथन ने अगले हमले की तैयारी करते हुए कहा। सैनिकों ने पहले ही भेड़िए को आग में झोंक दिया। 2 और राक्षस आगे बढ़े, लेकिन उनका भी वही हश्र हुआ। चौथा और पांचवा भी पीछे पीछे आए। एथन की लपटों की तेज गर्मी में उनका शरीर तप रहा था। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, सार्जेंट वेई ने अपने कुछ स्तब्ध सैनिकों से चिल्लाकर कहा। उसे उन्हें नरम करने दो, हम उन्हें खत्म कर देंगे। सैनिकों ने जल्दी से खुद को ढाल लिया और दरार से गुजरते हुए जलते हुए राक्षसों पर वार करने लगे। जल्द ही वे एक घातक लय में आ गए। एथन की लपटें, उसके बाद भाले के सटीक वार और तलवारों के वार। राक्षसों में से एक भागने में सफल रहा। वह हल्का घायल होकर दूसरों के पीछे छिप गया। यह मेरा है। एक हट्टा कट्टा सिपाही आगे बढ़ा और उसने अपना भाला उस प्राणी की आंख में भोंक दिया। राक्षस तुरंत गिर गया। अच्छा शिकार। एथन ने सिर हिलाया और पहले से ही अगली लहर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। 10, 15, 20 राक्षस तेजी से गिर पड़े। उनके जले हुए शरीर दरार में तब तक जमा होते रहे जब तक कि उन्होंने एक भयानक अवरोध का निर्माण नहीं कर दिया। उनके पीछे वेई के अन्य लोग क्षतिग्रस्त हिस्से को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहे थे तथा बीम और पत्थरों को खींचकर जगह पर लगा रहे थे। यह काम कर रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा, जैसे ही राक्षस आग की दीवार का सामना करने के लिए अनिच्छुक होकर हिचकिचाने लगे। दीवार के बाहर से हताश चीखें आने लगीं, क्योंकि भीड़ को एहसास हो गया था कि उनका सीधा हमला नाकाम हो रहा है। दीवार के टूटने पर दबाव अचानक कम हो गया। वे पीछे हट रहे हैं, वेई ने धुएं के बीच से आंखें सिकोड़ते हुए कहा। एथन ने सिर हिलाया और आग को शांत होने दिया। जैसे ही उसने अपनी सांसें संभाली, अपनी अग्नि प्रतिभा का लगातार इस्तेमाल करने से उसका लगभग 1/4 मानस भंडार खत्म हो गया था। वे हार नहीं मानेंगे। उसने दीवार के उस पार युद्ध क्षेत्र को देखते हुए चेतावनी दी। वे देखो, एक सिपाही ने दीवार की तरफ इशारा किया। वे दूसरे हिस्सों पर हमला कर रहे हैं।
एथन की भविष्यवाणी के अनुसार राक्षसों ने दीवार के साथ कई बिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे रक्षकों की संख्या कम हो गई थी। जल्दी करो, इसे बंद करो, एथन ने मरम्मत दल को आदेश दिया। बाकी लोगों, उन्हें मारने में मेरी मदद करो। सैनिकों ने सिर हिलाया और बिना किसी सवाल के टीमों में बंट गए। आधे सैनिक दरार को मजबूत करते रहे, जबकि बाकी एथन के पीछे पीछे हमले के सबसे नजदीकी बिंदु की ओर बढ़े। जब वे प्राचीर के किनारे दौड़ रहे थे, एथन ने उनकी स्थिति का आकलन किया। एथन और उसका समूह अगले घुसपैठ बिंदु पर पहुंच गए। सैनिकों का एक समूह छोटे राक्षसों के झुंड से बेतहाशा लड़ रहा था, जबकि कांस्य श्रेणी के जानवर तबाही मचा रहे थे। सबकी मदद पर ध्यान दो, एथन चिल्लाया। मैं उनके नेता को मार डालूंगा। जी श्रीमान, सैनिकों ने अनजाने में ही उसे अपना नेता मान लिया। एथन ने अपना धनुष उठाया और एक ही सहज गति में तीर चढ़ा दिया। तीर सीधा जाकर उस जीव के गले में धंस गया। वह छटपटाया, गुर्राया और फिर गिर पड़ा। आपने हाई ब्रॉन्ज को मार दिया है। अपने नेता के बिना छोटे राक्षस अस्तव्यस्त हो गए, समन्वय के बजाय क्रूर बल से हमला करने लगे। रक्षकों ने तुरंत फायदा उठाया और उनकी अनुशासित संरचना ने भ्रमित राक्षसों को काट डाला। एथन इस अराजक झड़प में एक भूत की तरह आगे बढ़ रहा था और उसकी तलवार से गला और स्वरतंत्री कट रहे थे। एथन के उदाहरण से प्रेरित होकर सैनिकों ने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। कुछ मिनट पहले जो स्थिति निराशाजनक लग रही थी, अब जीतने लायक लग रही थी। एथन के उदाहरण से प्रेरित होकर सैनिकों ने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। कुछ मिनट पहले जो स्थिति निराशाजनक लग रही थी, अब जीतने लायक लग रही थी। पीछे हटो और फिर से इकट्ठा हो जाओ, सार्जेंट ने आदेश दिया, क्योंकि राक्षसों की संख्या कम हो रही थी। घायलों की जांच करो। एथन ने दीवार को गौर से देखा और संतोष के साथ देखा कि उनकी सफलता दीवार पर भी दोहराई जा रही थी। मरम्मत दल कई दरारों को बंद करने या संकरी करने में कामयाब रहे थे और रक्षक चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसा उन्होंने सुझाया था। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राक्षसों को कोई लाभ नहीं हुआ। धमाका! जैसे ही क्रिस्टल गोरिल्ला ने जनरल पर एक जोरदार प्रहार किया, दीवारें हिल गईं। इस प्रहार से वह युद्ध प्रांगण के एक हिस्से से उड़कर धूल और मलबे के बादल में गायब हो गया। सैनिक भय से चिल्ला उठे, उनकी क्षणिक विजय भूल गई। जनरल, एक सैनिक चिल्लाया, आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया। अपनी लाइन में रहो, सार्जेंट वेई ने आदेश दिया, हालांकि उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लाइन में रहो। जनरल मलबे से बाहर निकला। उसके चारों ओर चांदी जैसी आभा मंद मंद झिलमिला रही थी। उसके माथे पर लगी चोट से खून बह रहा था। अपनी चोटों के बावजूद उसने अपनी तलवार को अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था और उसका चेहरा गंभीर हो गया था। वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मुझे उनकी मदद करनी होगी, एथन ने सोचा, जब वह जनरल और अधिकारियों और विशाल सिल्वर रैंक वाले जानवर के बीच लड़ाई देख रहा था। क्रिस्टल एप ने विजय के उल्लास में अपनी छाती पीट ली। उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ लगे क्रिस्टल ऊर्जा से चमक उठे। उसे जीत का एहसास हुआ। उसका शिकार कमजोर और असुरक्षित हो गया। एथन ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। सार्जेंट वेई की ओर मुड़कर बोला, छोटे राक्षसों को काबू में रखो। मैं जनरल की मदद करूंगा। रक्षा पर ध्यान दो। एक बार जब हम गोरिल्ला को हरा देंगे तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा और वे शायद पीछे हट जाएंगे या फैलकर दूसरे हिस्सों पर हमला करेंगे। वेई की आंखें चौड़ी हो गईं। सिल्वर रैंक के खिलाफ? तुमने खुद कहा था कि तुम सिर्फ हाई ब्रॉन्ज हो। एथन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले ही टकराव की ओर बढ़ रहा था। एथन दीवार के साथ साथ दौड़ता हुआ मलबे और गिरे हुए सैनिकों के ऊपर से कूदता हुआ आगे बढ़ा। क्रिस्टल एप ने जनरल को एक आंशिक रूप से ढह चुके टॉवर के सामने घेर लिया था और हर जोरदार प्रहार उनके आसपास की संरचना को और कमजोर कर रहा था। जनरल ने एक विनाशकारी वार को नाकाम कर दिया। उनकी चांदी जैसी आभा कुछ देर के लिए चमकी, फिर मंद पड़ गई। थकान और चोट अपना असर दिखा रही थी। एथन ने दौड़ते हुए स्थिति का जायजा लिया। बंदर की क्रिस्टल जैसी वृद्धि उसे मजबूत सुरक्षा प्रदान कर रही थी, लेकिन वे उसे अजेय नहीं बना पा रहे थे। इसके जोड़ कमजोर बने रहे, साथ ही इसकी भुजाओं के नीचे के असुरक्षित क्षेत्र और गर्दन के नरम ऊतक भी कमजोर बने रहे। जैसे ही एथन लड़ाई की ओर दौड़ा, उसने एक परिचित आकृति देखी। जैक! उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि दीवार के पास 4 जानवरों ने उसे घेर लिया है। यह बेवकूफ, उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? एथन ने गंभीरता से सोचा और वह तुरंत उसकी दिशा में बढ़ गया। जैक, जो कोने में फंस गया था, बुरी तरह डर गया। क्या मैं ऐसे ही मरता हूं? मुझे एथन की बात मान लेनी चाहिए थी। वे इतनी जल्दी आ गए कि वह बुदबुदाया और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे।
उसे ऐसे टकरावों की आदत नहीं थी, उसकी स्थिति दीवार के पास थी। जैसे ही चारों जानवरों ने हमला किया, जैक ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह बात उसके पास नहीं आई। उसने बस इतना ही सुना, शिन शिन शिन। ब्लेड ने चार जानवरों को चीर डाला और उन्हें फर्श पर सुशी की तरह छोड़ दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक आकृति है और चारों जानवर मृत पड़े हैं। एथन उसकी ओर मुड़ा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें भागने को कहा था। मैं नहीं कर सका, एथन ने अपना सिर हिलाया। छोड़ो इसे, मेरे साथ आओ, उसने कहा। दीवार पर कूदने से पहले उसे कंधों से सहारा दिया। या तो तुम दीवारों के अंदर लड़ सकते हो या अपने परिवार के पास जा सकते हो। तुम फैसला करो, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, उसने कहा, जिससे एथन स्तब्ध रह गया। एथन इतना शक्तिशाली था कि वह स्तब्ध रह गया। एथन ने जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत जनरल की ओर वापस दौड़ पड़ा। धन्यवाद एथन, जैक चिल्लाया और तुरंत सुरक्षित स्थान पर चला गया। क्रिस्टल एप दहाड़ा, उसकी विशाल मुट्ठियां किलेबंदी पर धरती हिला देने वाली ताकत से प्रहार कर रही थीं। जनरल ने एक और विनाशकारी प्रहार को रोक दिया। थकान के साथ उसकी चांदी की आभा तूफान में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। एथन ने युद्ध क्षेत्र का कुछ ही सेकंड में विश्लेषण किया, ताकत और कमजोरियों का आकलन किया। जनरल की तकनीक तो बेजोड़ थी, लेकिन उसकी शक्ति, सहन शक्ति और मन का भंडार कमजोर पड़ रहा था। एथन ने अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और हान वेई के संग्रह से निकाले गए एक कांसे के खंजर को अपनी उंगलियों से जकड़ लिया। उसके ब्लेड पर लगे त्वरित प्रभावी लकवाग्रस्त पदार्थ को छोड़कर यह हथियार कुछ खास नहीं था। इससे बंदर लकवाग्रस्त तो नहीं होगा, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। मुझे ध्यान बंटाने की जरूरत है, एथन ने क्रिस्टल एप की गतिविधियों पर नजर रखते हुए बुदबुदाया। मानो उसके अनुरोध का जवाब देते हुए जनरल ने एक हताशा भरा हमला किया। उसके ब्लेड के चारों ओर चांदी की आभा छा गई। राक्षस ने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने अपनी रक्षात्मक प्रतिभा को सक्रिय किया, क्रिस्टल और भी चमक उठे। एथन ने मौका नहीं गवाया। उसने छलांग लगाई और उसकी बढ़ी हुई गति उसे धुंधली गति में युद्ध प्राचीर के पार ले गई। उसकी गति उसे सीधे राक्षस के खुले पार्श्व की ओर ले गई, उस ओर जहां जनरल ने उससे टक्कर ली थी, उसके ठीक विपरीत। जैसे ही एथन ने अपना लौह संवर्धन सक्रिय किया, समय धीमा होता गया और अपेक्षित जवाबी हमले के लिए उसकी त्वचा कठोर हो गई। उसकी गति ने उसे सीधे बंदर के असुरक्षित गुर्दे वाले हिस्से से टकराने के रास्ते पर ला खड़ा किया। पहला खंजर, उसका नियमित हथियार, क्रिस्टलीय प्लेटों के बीच के कोमल ऊतकों में धंस गया। राक्षस दहाड़ा, उसे हटाने के लिए मुड़ा। एथन ने गति का उपयोग करके उसके विशाल धड़ के चारों ओर घुमाया और अपनी तलवार वापस खींचकर किसी और कमजोर जगह पर फिर से वार किया। 3 तेज प्रहार, हर वार जीव के प्राकृतिक कवच के छेदों को निशाना बनाकर किया गया। वानर चीखा और उसके शरीर में रक्षात्मक ऊर्जा से चमकते क्रिस्टल जैसे उभर आए। फिर एथन ने जहरीला खंजर उसकी बाह के नीचे असुरक्षित मांस में गहराई तक घुसा दिया। इसका असर लगभग तुरंत हुआ। इंसानों को अशक्त करने के लिए डिजाइन किया गया यह लकवा मारने वाला हथियार सिल्वर रैंक वाले जानवर को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। लेकिन इसने ठीक वही किया जिसकी एथन को जरूरत थी। इसने राक्षस की प्रतिक्रियाओं को बस थोड़ा धीमा कर दिया। एथन का प्रदर्शन देखकर जनरल दंग रह गया। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जल्दी करो, जनरल ने जल्दी से संभलते हुए चिल्लाया। अभी उस पर हमला करो। जनरल ने मौका नहीं गंवाया और कांस्य पदकधारी अधिकारियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। उनकी गतिविधियां युद्ध के वर्षों के अनुभव के अनुरूप थीं और हर बार एथन द्वारा उजागर की गई कमजोरियों पर सटीक निशाना साध रहा था। अध्याय 59 क्रिस्टल एप। जनरल ने मौका नहीं गंवाया और शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। क्रिस्टल वानर दर्द और गुस्से से दहाड़ उठा जब उसके क्रिस्टलीय प्लेटों के बीच कई हथियार चुभ गए। उसके दर्जनों घावों से खून बह रहा था। उसकी हरकतें अब उतनी फुर्तीली नहीं रहीं जितनी कि उसके विशाल शरीर में फैले लकवे ने। लेकिन सिल्वर रैंक वाले जानवर को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता था। जैसे जैसे जहर का असर कम होने लगा, राक्षस की नजरें भयानक बुद्धि से एथन पर टिक गईं। उसे अपनी पीड़ा का स्रोत समझ आ गया। सावधान, किसी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही बंदर अचानक झपटा, उसने जनरल के साथ अपनी लड़ाई छोड़कर इस नए अधिक खतरनाक खतरे पर निशाना साधा। एथन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उस जीव का विशाल मुक्का अप्रत्याशित गति से लगा। प्रहार से वह रणक्षेत्र में उड़ गया और उसकी सुरक्षा कवच प्रतिभा बहुत देर से सक्रिय हुई और वह प्रहार को पूरी तरह से झेल नहीं पाया।
उसकी गति उसे सीधे उन छोटे राक्षसों के समूह में ले गई जो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे। टक्कर से वे पिनों की तरह बिखर गए, लेकिन कई लोग तुरंत ही सुरक्षित हो गए क्योंकि उन्हें अपने कमजोर शिकार का एहसास हुआ। एथन अपनी पसलियों में हो रहे तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने पैरों पर लुढ़क गया और अपनी नई मुसीबत का जायजा लेने लगा। 5 कांस्य श्रेणी के जानवरों ने उसे घेर लिया और उनके पीछे और भी लौह श्रेणी के जानवर चक्कर लगा रहे थे। बहुत बढ़िया, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और अपना दूसरा खंजर निकाल लिया। एक भेड़िए जैसा जीव पहले झपटा, उसके गले पर दांत निकाले। एथन ने एक तरफ कदम बढ़ाया, ब्लेड उसके पार्श्व भाग को चीरता हुआ, लेकिन इस चाल ने उसे सीधे एक भालू राक्षस के वार के रास्ते में ला दिया। पंजों ने उसकी पीठ पर वार किया, उसके लोहे के संवर्धन के बावजूद उसके फटे कपड़ों में गर्म खून भीग गया। उनकी F+ रैंक पुनर्जनन प्रतिभा लगातार काम कर रही थी, बोझ को कम करने की कोशिश कर रही थी। एथन घूम गया, उसके खंजर एक घातक चाप में चमक रहे थे जिससे भालू का गला खुल गया। 2 गिर गए, लेकिन 3 कांस्य रैंक अभी भी उसके चारों ओर घूम रहे थे और हर सेकंड के साथ और भी दीवार पर चढ़ रहे थे। आपने पीक कांस्य भूरे भालू को मार दिया है। एथन ने भालू के बहुत करीब जाकर इस अवसर को व्यर्थ नहीं गवाया और उसकी प्रतिभा को निगल लिया। उनकी पुनर्जनन प्रतिभा मजबूत हो गई, हालांकि यह E रैंक तक विकसित होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। युद्ध क्षेत्र के उस पार से जनरल ने आदेश दिया कि घायल क्रिस्टल एप पर पुनः हमला शुरू कर दिया जाए। पूर्वी दस्ते, उसका समर्थन करो, लेकिन सैनिक बहुत दूर थे और अपनी अपनी हताशाजनक लड़ाइयों में व्यस्त थे। पूर्वी दस्ते, उसका साथ दो, लेकिन सैनिक बहुत दूर थे, अपनी अपनी हताशा भरी लड़ाइयों में व्यस्त थे। अब समय आ गया है कि उन्हें अंदर से मारना शुरू कर दिया जाए, उसने सोचा, जैसे ही वह उस भूरे भालू में बदल गया जिसे उसने अभी अभी मारा था। मुझे तेजी से पुनर्जीवित होने की आवश्यकता है। मैं भालू परिवर्तन में रहूंगा और इसकी रैंक पुनर्जनन प्रतिभा का लाभ उठाऊंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो नरसंहार फिर से शुरू हो जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, इससे पहले कि वह अपनी ढाल प्रतिभा को सक्रिय करता और खुद को जानवरों द्वारा डूब जाने देता। जानवरों के बीच में एथन अब किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था और राक्षसों के लिए वह भी गायब हो गया। सक्रिय रूपांतरण भूरा भालू शीर्षकांस्य। एथन तुरंत घेरे से बाहर निकल आया क्योंकि आधे जानवर भ्रमित लग रहे थे। कांसे के जानवर कितने बेवकूफ होते हैं, हा हा हा, उन्हें पता भी नहीं चलता, उसने सोचा और उस इलाके से निकलकर युद्ध के मैदान में कहीं और चला गया। कभी कभी कुछ राक्षसों को मार भी देता था जो संयोग से लगते थे। युद्ध का मैदान अफरातफरी से भरा था, उसकी योजना के लिए एकदम सही। हर जगह राक्षस झुंड में थे, सैनिक बेतहाशा लड़ रहे थे और किसी ने भी उस भालू पर ध्यान नहीं दिया जो उनके बीच मौजूद था। एथन उस नरसंहार के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसका विशाल भालू रूप दूसरे जानवरों के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। हर कदम उसके शरीर में उपचार की लहरें दौड़ा रहा था क्योंकि भालू की पुनर्जनन क्षमता अपना जादू चला रही थी। उसके घाव भर रहे थे और हर पल उसकी ताकत लौट रही थी। एक पीक कांस्य भेड़िए ने उसे शक की निगाह से सूंघा। एथन गुर्राया और उसे इतनी जोर से भगाया कि उसकी खोपड़ी लगभग कुचल गई। आसपास के राक्षसों ने शायद ही ध्यान दिया हो, उनकी उन्मत्त अवस्था में दोस्ताना गोलीबारी असामान्य नहीं थी। बहुत आसान है, उसने सोचा और एक अन्य राक्षस को काट डाला जो बहुत करीब आ गया था। दीवार के ऊपर से सैनिक असमंजस में देख रहे थे कि कैसे राक्षस रहस्यमय तरीके से गिरने लगे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस बीच क्रिस्टल वानर हताशा में दहाड़ रहा था, युद्ध क्षेत्र में अपने लुप्त शिकार की तलाश में। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें दुष्ट बुद्धि से चमक उठीं क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था। एथन ने महसूस किया कि सिल्वर रैंक का ध्यान उस इलाके पर था। वह जल्दी से राक्षसों के घने समूह में घुस गया और एक नासमझ जानवर की भूमिका निभाते हुए जो आसान शिकार की तलाश में था। चाल काम कर गई। बंदर वापस जनरल से लड़ने लगा और उसके क्रिस्टल चमकने लगे क्योंकि उसने फिर से हमला शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, एथन ने सोचा। एप का हमला एक ट्रक की तरह था, उसे डील करने में बहुत समय लगा। यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर पुनः भर गया है, एथन को रूपांतरण के लिए सही समय और स्थान मिला और वह अपने मानव रूप में वापस आ गया। परिवर्तन रद्द कर दिया गया है, बहुत बढ़िया, एथन ने सोचा। एप का हमला एक ट्रक की तरह था, उसे ठीक होने में बहुत समय लगा। यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर पुनः भर गया है, एथन को रूपांतरण के लिए सही समय और स्थान मिला और वह अपने मानव रूप में वापस आ गया। परिवर्तन रद्द कर दिया गया है। अपने बीच एक मानव को देखकर राक्षसों ने एक बार फिर हमला करना शुरू कर दिया।
लेकिन एथन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और जनरल की मदद करने के लिए वापस दौड़ते हुए कुछ राक्षसों को मार डाला, जिससे जनरल एक बार फिर वानर के खिलाफ अपनी लड़ाई हारने लगा। अब अधिक सतर्क और चौकस रहने वाला बंदर एथन की चाल में नहीं फंसा, क्योंकि उसने एक बार फिर छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। छी, एथन ने गाली दी जब क्रिस्टल एप की विशाल मुट्ठी हवा में उस स्थान पर चली गई जहां वह एक क्षण पहले था। वह जानवर दहाड़ा, उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें उसकी हरकतों पर पैनी नजर रख रही थीं। अब वह उसकी चालों में नहीं फंसने वाला था, उसने सीख लिया था, खुद को ढाल लिया था। सिल्वर रंग के राक्षसों की यही डरावनी बात थी, वे सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ज्यादा चालाक भी थे। पीछे हटो, जनरल चिल्लाया, उसके माथे पर लगी एक ताजा चोट से खून बह रहा था। एक और विनाशकारी प्रहार को रोकते हुए उसकी चांदी जैसी आभा कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थी। एथन ने आदेश की अनदेखी की और एक क्रिस्टलनुमा भुजा के नीचे झुककर राक्षस के खुले पार्श्व पर वार किया। उसका खंजर कठोर क्रिस्टल से टकराया, लेकिन बमुश्किल कोई खरोंच आई। बंदर ने असंभव गति से घूमते हुए एथन पर इतनी ताकत से वार किया कि वह युद्ध की दीवार से टकराकर गिर पड़ा। अध्याय 60 सामरिक अवसर। मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा था, जनरल ने अपने और राक्षस के बीच दूरी बनाने के लिए ध्यान भटकाने का सहारा लेते हुए कहा। एथन अपनी पसलियों में उठते ताजा दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने पैरों पर लुढ़क गया। तुम हार रहे थे और अब हम दोनों हार रहे हैं, जनरल ने प्रत्युत्तर दिया, हालांकि उसके स्वर में अनिच्छापूर्ण सम्मान झलक रहा था। क्रिस्टल एप ने अपनी विशाल छाती पीट ली, क्रिस्टल घातक ऊर्जा से गूंज रहे थे और वह एक और हमले की तैयारी कर रहा था। सैनिक एक रक्षात्मक पंक्ति बनाने के लिए दौड़ पड़े, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, लेकिन दृढ़ थे। हमें समन्वय करना होगा, एथन ने संभावनाओं पर विचार करते हुए कहा। अब यह व्यक्तिगत हमलों की उम्मीद कर रहा है, जनरल ने तेजी से सिर हिलाया, मेरे भी यही विचार हैं। वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा, भाला लेकर पंक्तिबद्ध हो जाओ। मेरे इशारे पर सैनिकों ने जल्दी से खुद को फिर से संगठित किया। अग्रिम पंक्ति भाले तैयार करके घुटनों के बल बैठी थी, जबकि दूसरी पंक्ति ने अपने हथियार खाली जगहों में रख दिए। अचानक स्टील की नोकों की एक दीवार राक्षस के सामने खड़ी हो गई। और तुम क्या करोगे? जनरल ने बंदर से अपनी नजरें हटाए बिना एथन से पूछा। एथन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जो मैं सबसे अच्छा करता हूं, उसने हान वेई की तलवार म्यान से निकाली, फिर अपनी अंगूठी से कुछ निकाला, मोम से सीलबंद एक छोटी मिट्टी की कुप्पी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से पानी की आवाज सुनाई दी। तेल, जनरल ने अनुमान लगाया। बेहतर होगा, एथन ने जवाब दिया। रसायन शास्त्र की आग पानी के अंदर भी जलती है, उसने जनरल की तरफ देखा। मैं उसका ध्यान भटका दूंगा, तुम अपने आदमियों के साथ हमला करने का सही मौका ढूंढ सकते हो। हमला करने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम 1 सेकंड के लिए उसका ध्यान खींचो। जनरल ने सिर हिलाया, उसके खून से सने चेहरे पर समझदारी भरी गंभीर मुस्कान थी। बस 1 सेकंड चाहिए, मुझे बस 1 सेकंड ही मिलेगा, एथन ने पहले से ही आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। क्रिस्टल वानर दहाड़ रहा था, अपनी छाती पीट रहा था, मानो क्रिस्टलीय उभार घातक रोशनी से चमक रहे हों। वह भाले जैसी दीवार पर धरती हिला देने वाले कदमों से चढ़ रहा था और हर कदम नीचे के प्राचीन पत्थर को तोड़ रहा था। एथन एक तरफ भागा, हान वेई की तलवार धूप में चमक रही थी, जैसे वह युद्ध प्रांगण में टेढ़ी मेढ़ी चल रहा हो। ब्लेड उसका पसंदीदा हथियार नहीं था, लेकिन यह अपना काम कर सकता था, राक्षस का ध्यान आकर्षित करना। अरे क्रिस्टल शिट, वह चिल्लाया और अपनी तलवार दीवार पर मारते हुए चिंगारियों की बौछार पैदा की। बंदर हिचकिचाया, उसकी आदिम बुद्धि उस इंसान को पहचान गई जिसने उसे पहले घायल किया था। उसका विशाल सिर एथन की ओर घूम गया, पल भर के लिए भाले की दीवार को भूल गया। ठीक है, एथन ने पीछे हटते हुए ताना मारा। मुझे याद है, राक्षस दहाड़ा और अपने आक्रमण को छोड़कर इस अधिक घृणास्पद शत्रु का पीछा करने लगा। सैनिकों ने अनिश्चितता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, रणनीति में इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। अपनी जगह पर डटे रहो, जनरल चिल्लाया। मेरे इशारे का इंतजार करो। एथन ने बंदर को युद्ध प्राचीर के पार एक घातक नृत्य पर ले जाया, हमेशा उसकी पहुंच से थोड़ा दूर। हर बार जब राक्षस झपटा तो उसने बढ़ी हुई गति से उसे चकमा दिया, जिससे उसके विशाल मुख के मांस की बजाय पत्थर से टकरा गए। क्या वह पागल है? एक गलत कदम और वह लगभग खाने के लिए एक केला बन जाएगा, एक सैनिक फुसफुसाया, एथन को रजत श्रेणी के राक्षस को ताना मारते हुए देखकर। चुप रहो और तैयार रहो, दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। क्रिस्टल एप की निराशा बढ़ती गई, उसके हमले अधिक उग्र और कम समन्वित होते गए। बिल्कुल सही, यह अपनी गति खो रहा है।
लेकिन वाह, यह कितना तेज है, बिना किसी गति प्रतिभा के यह लगभग मेरी गति को झेल रहा है। एथन की नजरें उसके बाएं हाथ में पकड़े फ्लास्क से हट ही नहीं रही थीं। समय ही सब कुछ था। अगर थोड़ा जल्दी होती तो राक्षस ठीक हो सकता था, और अगर बहुत देर हो जाती तो वह अपनी खिड़की से चूक जाता। जनरल, वह चिल्लाया, और एक और जबरदस्त वार के आगे झुक गया। अभी जनरल की चांदी जैसी आभा किसी प्रकाश स्तंभ की तरह चमक उठी। आगे बढ़ो। भाले की दीवार एक साथ आगे बढ़ी। दर्जनों स्टील के नुकीले सिरे राक्षस की पीठ और पार्श्वों में धंस गए। बंदर दर्द और गुस्से से चीख उठा, और इस नए खतरे का सामना करने के लिए मुड़ते हुए पल भर के लिए एथन को भूल गया। एथन को बस उस एक पल की ही जरूरत थी। वह आगे बढ़ा और अपनी बढ़ी हुई गति से सीधे उस विचलित जानवर के पीछे पहुंच गया। उसने सटीकता से कुप्पी राक्षस की पीठ पर फेंकी और निशाना उस जगह पर लगाया जहां भालों ने पहले ही उसके क्रिस्टल कवच को भेद दिया था। कुप्पी टकराते ही चकनाचूर हो गई, और रासायनिक आग राक्षस की पीठ पर चिपचिपी नीली लपटों के रूप में फैल गई। उसी समय एथन ने अपनी अग्नि प्रतिभा को सक्रिय किया और मन को लपटों में डाल दिया। नीली आग पहले लाल रंग में बदल गई, फिर सफेद रंग में धधकती हुई राक्षस के मांस को भस्म करने लगी। क्रिस्टल एप चीखा, कांच के टूटने जैसी आवाज 100 गुना तेज हो गई। वह बेतहाशा छटपटाया, अपनी जलती हुई पीठ पर पंजे मारने लगा। धक्का दो। जनरल दहाड़ा। उसकी चांदी जैसी आभा उसके ब्लेड के चारों ओर फैल गई। इसे वापस धकेलो। सैनिकों ने अपने प्रयास दुगुने कर दिए। भालों से राक्षस पर हर तरफ से हमला किया। हर वार सटीक तालमेल के साथ निशाने पर लगा। हालांकि हमले जानलेवा नहीं थे क्योंकि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत कम नुकसान पहुंचाया, जिससे बंदर क्रोधित हो गया और नियंत्रण खो बैठा। अपने नेता को हारता देख दूसरे राक्षसों ने तुरंत दीवारों पर हमला रोक दिया और अपने नेता की मदद के लिए वापस लौट आए। जैसे ज्वार किनारे से पीछे हट जाता है, वैसे ही छोटे जानवरों ने घायल सिल्वर रैंक की रक्षा के लिए अपना हमला छोड़ दिया। यह देखकर एथन मुस्कुराया। जवाबी हमला। भाग रहे राक्षसों को मार डालो, उनकी पीठ तुम्हारी ओर है। जनरल ने भी इस ओर नजर डाली और देखा कि इस सामरिक अफसर पर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अच्छा है। सार्जेंट वेई और उनकी टीम ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, फिर भयंकर मुस्कान बिखेरी। तुमने सुना? वेई ने अपना खून से सना भाला उठाते हुए चिल्लाया। वे भाग रहे हैं। उनका पीछा करो। एक युवा सिपाही हिचकिचाया, घबराहट में अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। सार्जेंट, क्या यह समझदारी है? दीवार को असुरक्षित छोड़ना। अगर दीवार पर कोई हमला नहीं कर रहा है तो उसे बचाने की जरूरत नहीं है, वेई ने, जो पहले से ही हिल रहा था, जवाब दिया। अब अपनी गांड हिलाओ, वरना मैं खुद ही उसे नीचे गिरा दूंगा। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए और नीचे पीछे हट रहे राक्षसों पर तीरों और भालों की बरसात करने के लिए दीवार की ओर दौड़ पड़े। कुछ अन्य लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे उन राक्षसों से भिड़ गए और उन्हें पीछे से पकड़ लिया। अग्रिम पंक्ति। बंदर को छोड़ दो। राक्षसों पर हमला करो, उन्हें सैंडविच बना दो। बंदर को जनरल और अधिकारियों के पास छोड़ दो, एथन ने आदेश दिया। उसकी आवाज अप्रत्याशित अधिकार के साथ अराजकता को चीरती हुई निकली। एक पल के लिए तो सैनिक हिचकिचाने लगे, क्योंकि वे उनके आदेश और उनकी आधिकारिक कमान श्रृंखला के बीच फंस गए थे। जैसा वह कहता है वैसा करो, जनरल चिल्लाया, जैसे ही वह क्रिस्टल बंदर से लड़ने लगा, जो अपने पैर जमाने लगा था। उन्हें बस इतना ही चाहिए था।